अध्याय 1481 जीने से थक गए। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे जब उसने दबाव की उस लहर को अपनी ओर आते देखा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? क्या सिर्फ तलवार तकनीक के प्रशिक्षण से मैंने एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ को नाराज कर दिया? इस बार उसने सचमुच जानबूझकर परेशानी पैदा नहीं की थी। उसने वास्तव में अभी अभी सहज रूप से पुनर्जन्म तलवार का प्रयोग किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ था और वह प्रबुद्ध महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सहज रूप से इसे अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उस पर्वत पर एक और द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ भी मौजूद था। मुझे क्या करना चाहिए? यांग ये का दिमाग तेजी से घूम रहा था। इस बीच लियान बांझूंग यांग ये के सामने प्रकट हुई। वह उसे एक जानलेवा नजर से घूर रही थी। इस समय वह काफी शर्मनाक स्थिति में लग रही थी। उसके पूरे लबादे पर कट के निशान थे। हालांकि यह उसके शरीर को उजागर करने की हद तक गंभीर नहीं था, लेकिन यह काफी शर्मनाक लग रहा था। खासकर उसके कान के किनारे, वहां एक बहुत ही महीन और लगभग अदृश्य चोट थी। यांग यी का हमला बहुत अचानक और बहुत जोरदार था। इस तथ्य के साथ कि वह अचानक पकड़ी गई थी, इसने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया था। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया जब उसने उसकी जानलेवा निगाहें देखीं। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उनमें भयानक हत्या का इरादा भर गया। इस बीच पहले से दबाव उन पर आ चुका था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, और फिर वह पलटी और अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाए। टकराना। दबाव गायब हो गया। इस बीच उनसे कुछ ही दूरी पर एक काला लबादा पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इस समय बूढ़ा आदमी महिला से भी बदतर हालत में था। उसका काला लबादा चिथड़ों में बदल गया था। खास तौर पर उसके लबादे का निचला हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रेस हो। इसके अलावा उसके चेहरे पर खून बह रहा था। इस समय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बहुत भद्दा था, या इसे क्रूर कहा जाना चाहिए। मैं अब मुसीबत में हूं। यांग ये के चेहरे पर और भी कड़वा भाव था जब उसने बूढ़े आदमी का चेहरा देखा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी नजर इसके बजाय लियान बांझूंग पर पड़ी। लियान बांझूंग, हम अब तक सद्भाव में सह अस्तित्व में रहे हैं, इसलिए जब मैं गहरी नींद में था तो मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? लियान बांझूंग बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक आगे बढ़ा और उसने कहा, वरिष्ठ यह मिस लियान नहीं थी, यह मैं था। लियान बांझूंग ने यह सुनकर यांग यी को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिम्मेदारी उठाने की पहल करेगा। बूढ़े आदमी की नजर यांग ये पर पड़ी जब उसने यह सुना। उसने यांग ये को करीब से देखा और फिर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 1-0 यहाँ कैसे आ सकता है? यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया, यह एक लंबी कहानी है। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुमने कहा कि तुमने पहाड़ को नष्ट कर दिया। यांग ये ने सिर हिलाया और गंभीरता से बोला, वास्तव में इसका मिस लियान से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं है, सीनियर। यह बस क्या बकवास है? बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से से दहाड़ा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम जैसा कोई शून्यवादी मेरे पहाड़ पर रक्षात्मक प्रतिबंधों को नष्ट कर सकता है? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच बूढ़े आदमी ने अचानक लियान बांझूंग को देखा। क्या लियान बांझूंग, तुमने जो किया है उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की? यह तुम्हारी शैली नहीं लगती। बूढ़े आदमी में कुछ भी गलत नहीं था, और यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि यांग ये में इतना भयानक हमला करने की क्षमता थी। क्या मजाक है? एक वोइडर के पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? इसलिए उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि यह लियान बांझूंग थी क्योंकि उसके पास इतनी ताकत थी। इस समय लियान बांझूंग के चेहरे पर काफी भद्दा भाव था। हालांकि उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी स्पष्टीकरण बेकार है। बूढ़े आदमी का तो कहना ही क्या, यहां तक कि लियान बांझूंग को भी सच में विश्वास नहीं हुआ कि यांग ये ने उस हमले को अंजाम दिया था। आखिरकार यांग ये सिर्फ एक शून्यवादी थी, लेकिन वह हमला उसे घायल करने के करीब भी पहुंच गया था। हालांकि वह बहुत क्रोधित थी, लेकिन उसके दिल में और भी अधिक सदमा था। इस बीच बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, लियान बांझूंग, जब तक आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते, यह खत्म नहीं होगा। स्पष्टीकरण? लियान बांझूंग ने ठंडे स्वर में कहा, आप किस तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं? बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक बोल पड़ा, वरिष्ठ, इसका वास्तव में मिस लियान से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी हमेशा अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। यह वास्तव में मैं ही था। क्या आप जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं? शुरू में उसने ऐसा सोचा था, लेकिन अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसके चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से उस पर हमला करेगी और उसे तुरंत मार डालेगी। यहां तक अगर कोई चाल चलने का इरादा रखता है तो यह लक्ष्य पर बहुत निर्भर करता है। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए अगर वह उसके साथ ऐसी चालें चलता तो निश्चित रूप से इसके भयानक परिणाम होते।
लियान बानजूंग ने यांग ये पर नजर डाली और चुप रहे। बूढ़े आदमी की नजर यांग ये पर पड़ी। उसने यांग ये को देखा और फिर उसने लियान बानजूंग को देखा, इससे पहले कि उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। लियान बानजूंग, तुम किसी भी तरह से द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, फिर भी तुम एक शून्यवादी से भी तुलना नहीं कर सकते। चूंकि तुम मुझे स्पष्टीकरण देने से इनकार करते हो, तो मैं इसे खुद ही ले लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़ा आदमी लियान बानजूंग की ओर दौड़ा। लियान बानजूंग का चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया जब उसने बूढ़े आदमी को हमला करते देखा। अरे बूढ़े कुत्ते, अगर तुम जीने से थक गए हो तो मुझे तुम्हें वापस भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप वहीं गायब हो गया। यांगी दंग रह गया जब उसने देखा कि वे एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। जब मैं सच बताता हूं तो कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता। यांगी करीब 30 किलोमीटर दूर चले गए। दो द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकता था। खासकर ऐसे समय में। उसने अभी अभी पुनर्जन्म तलवार का प्रयोग किया था। भले ही उसे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन इसने बहुत अधिक गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। सिर्फ एक हमले ने उसके और वर्ल्डमैन स्टोन के भीतर की सभी गहन ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। हालांकि यह उनकी उम्मीदों के भीतर था। जिस व्यक्ति ने यह तकनीक बनाई थी, वह कम से कम द्वैतवाद क्षेत्र में था, लेकिन वह सिर्फ एक शून्यवादी था। शून्यवादी के पास मौजूद गहन ऊर्जा की मात्रा के आधार पर यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म तलवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए उसके लिए अपर्याप्त गहन ऊर्जा होना सामान्य था। सौभाग्य से उसके पास वर्ल्डमैन स्टोन था, इसलिए वह इसे निष्पादित कर सकता था। उसे नहीं पता था कि यह द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार सकता है या नहीं, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। देवताओं के लिए, अगर उसे फिर से उस रॉक टाइटन का सामना करना पड़े या फिर अगर वह फिर से प्राचीन सम्राट पायथन के खिलाफ जाए, तो पुनर्जन्म तलवार उन्हें एक पल में मारने के लिए पर्याप्त होगी। एकमात्र दुखद बात यह थी कि इसमें बहुत अधिक गहन ऊर्जा का उपयोग किया गया था, और इसे केवल एक बार उपयोग करने से उसकी सारी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई। सौभाग्य से उसका शरीर अमर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, इसलिए भले ही उसके पास गहन ऊर्जा न हो, लेकिन साधारण देवता उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वह एलिमेंटल ब्रेकर और अनडाइंग एलिमेंटल बॉडी की भी साधना करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास समय नहीं है। अब तक उसने लगभग आधा महीना बर्बाद कर दिया है, और इन दोनों तकनीकों में कम से कम आधा महीना और लगेगा। उस समय उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं होगा। आखिरकार, अगर वह जीवन का झरना प्राप्त नहीं कर सकता, तो भले ही वह पुनर्जन्म की तलवार की सफलतापूर्वक खेती कर ले, यह व्यर्थ होगा। जहां तक जीवन के झरने की बात है, भले ही वह इस जगह को छोड़ भी दे, क्या उसे जीवन का झरना प्राप्त करने की गारंटी थी? क्या होगा अगर वह इसे प्राप्त नहीं कर सका, या शायद वह इस जगह को छोड़ ही नहीं सका? अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके जीवन काल का निपटारा कैसे किया जाए। यांग ये जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने लियान बांझूंग या बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने बस दिव्य क्रिस्टल वापस ले लिए और उनमें से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकता था, न ही यह ऐसी थी जिसे वह रोक सकता था। क्योंकि उन दोनों का गुस्सा भड़क चुका था, इसलिए अगर उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो न केवल वह असफल होगा, बल्कि इसके बजाय उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। करीब 1 घंटे बाद, यांग यी की गहन ऊर्जा पूरी तरह से भर गई थी। हालांकि, बूढ़ा आदमी और लियान बांझूंग अभी भी आसमान में लड़ रहे थे। भाग जाना। यांग यी के मन में ऐसा विचार आया था। आखिरकार, भागने का यह सबसे अच्छा मौका था। क्योंकि चाहे वह बूढ़ा आदमी हो या लियान बांझूंग, दोनों के पास निश्चित रूप से उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। टकराना। अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर पूरा आसमान जोर से हिल उठा। ऐसा लगा जैसे आसमान टूटने वाला है। क्या यही है द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों की ताकत? कितने मजबूत! यांग ये के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे जब वह आसमान की ओर देख रहा था। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एक ऐसी ऊर्जा को पकड़ लिया था जो समय या 5 तत्वों की ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली थी, यिन और यांग की ऊर्जा। उसने यिन और यांग की ऊर्जा की ताकत का अनुभव किया था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका देवता विरोध कर सकें। बहुत से लोग येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी ओर से गुजरने के बाद कभी वापस नहीं लौटे थे। इस तथ्य के अलावा कि वे अपना रास्ता वापस नहीं पा सके, एक और कारण था, और वह था यहाँ के लोग और राक्षस जानवर। वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका बाहरी दुनिया के साधक विरोध कर सकें। गड़गड़ाहट। अचानक आसमान में कई धमाके हुए, लेकिन एक पल में ही आसमान फिर से शांत हो गया। उसके बाद आसमान में रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर लियान बांझूंग यांग ये के सामने प्रकट हुआ। इस समय लियान बांझूंग का चेहरा काफी पीला था, जबकि उसके मुंह के कोने पर खून के निशान देखे जा सकते थे। इसके अलावा उसके चेहरे पर काफी क्रूर भाव था। यांग ये ने धीरे से पूछा, क्या
तुम ठीक हो। उसी समय वह अपने दिल में सतर्क हो गया। वह एक अच्छी इंसान नहीं थी, इसलिए वह किसी भी समय उस पर जानलेवा हमला कर सकती थी। उसके न भागने का मुख्य कारण यह था कि यहाँ के अन्य स्थान लियान बांझून के क्षेत्र से अधिक खतरनाक हो सकते थे। कम से कम अभी तो वह उसे नहीं मारेगी। पहले तो उसने यही सोचा था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोचता था। जिस तरह से वह उसे देख रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वह वाकई उसे मार डालना चाहती है। यह बात समझ में आती है क्योंकि उसे उसके कामों के लिए दोषी ठहराया गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से बेहद दुखी होगी। उसने कहा, तुम भागे नहीं। यांग ये ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से बोला, एक पुरुष होने के नाते मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। तो मैं कैसे भाग सकता हूँ? जिम्मेदारी उठाओ। उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। अब वह घायल हो गया है, इसलिए जाओ और उसे मार डालो। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसके मुंह के कोनों पर उपहास की लकीर उभर आई। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, मेरे कामों का दोष तुम्हें भुगतना पड़ा, इसके लिए मैं दोषी हूँ। इसलिए जो तुम चाहती हो उसके बारे में खुलकर बोलो। इतना व्यंग्यात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं कि मैं अपनी जान नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो और मुझे पागल होने पर मजबूर करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा करते समय मैं खुद से भी डरता हूं। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक बहुत बड़ा काला ताड़ का पेड़ उनके ऊपर हवा में से निकलकर प्रकट हुआ। धमाका। जिस स्थान पर वे खड़े थे वह तुरंत ही एक विशाल खाई में तब्दील हो गया था। अध्याय 1482। मैं तुम्हें अपने ताबूत के ढक्कन के नीचे कुचल दूंगा। यांग ये और लियान बांझूंग बेशक मरे नहीं थे। जिस समय विशालकाय व्यक्ति नीचे उतरा था, लियान बांझूंग ने उस पर अपनी हथेली से वार किया था। हालांकि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह घायल थी, या शायद इसलिए क्योंकि हमलावर बहुत ताकतवर था। लियान बांझूंग का हमला विशाल काली हथेली को रोकने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण वह और यांग ये जमीन पर गिर गए। लियान बांझूंग एक हाथ से विशाल काली हथेली का विरोध कर रही थी जबकि उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। एक क्षण बाद लियान बांझूंग की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर की ओर घुमाया। धमाका। विशाल काली हथेली टूट गई। लेकिन उसी समय आसमान से एक काली रोशनी की किरण निकली। यह बहुत तेज थी और तुरंत यांग यी और लियान बांझूंग के ऊपर आ गई, जिससे उन्हें हटने का कोई मौका नहीं मिला। लियान बांझूंग ने धीरे से चिल्लाया और फिर उसने अपनी हथेलियां ऊपर की ओर थपथपाईं। उसकी हथेलियों से एक भयानक शक्ति की लहर निकली और वह तुरंत प्रकाश की काली किरण से टकराए। टकराना। जैसे ही उनके हमले आपस में टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और फिर ऊपर आसमान में ऊर्जा की एक लहर फैल गई। जहां जहां से यह गुजरी, वहां वहां अंतरिक्ष में लहरें उठ गईं। इसी बीच भूरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी आसमान में दिखाई दिया। दानव वो। लियान बांझूंग ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए देखा, जबकि उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा भौतिक लग रहा था। यहां तक कि यांग ये का दिल भी धड़कने से नहीं बच सका जब उसने उसकी हत्या करने की मंशा को महसूस किया। जाहिर है, उनके बीच दुश्मनी थी। दानव वो नामक बूढ़े व्यक्ति ने लियान बांझूंग की ओर देखा। पागल लियान, मैंने तुमसे केवल एक चीज ली है, फिर भी तुमने 100 साल से भी ज्यादा समय तक मेरे खिलाफ काम करना बंद नहीं किया है। मुझे अतीत में तुम्हें मारने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बूढ़े आदमी से भिड़ जाओगे और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लोगे। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत अपनी दाहिनी हथेली को घुमाया और वहां एक काला दर्पण दिखाई दिया। उसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से एक अजीब सी मुहर बनाई। दर्पण को हिंसक रूप से कांपने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक पल बाद उसने इसे यांग यी और लियान बांझूंग की दिशा में फेंक दिया। यह बहुत तेजी से नहीं उड़ा, लेकिन यांग ये ने देखा कि लियान बांझूंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह क्या है? यांग ये ने आईने की तरफ देखा। अचानक आईना रुक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो यांग ये ने पाया कि आईना उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। स्वर्ग की आंख दाओ। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की एक आंख आसमान में बहुत ऊपर लटक रही हो। धमाका। दर्पण से काली बिजली की एक किरण निकली। यह लगभग 3 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी थी। जैसे ही यह दिखाई दी, आकाश में अंतरिक्ष में वास्तव में विरूपण के हल्के संकेत दिखाई दिए। यांग ये इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। यह वास्तव में बिजली भी उगल रहा है। क्या यह स्वर्ग की आंख दाव से अलग है? इस बीच लियान बांझूंग अब नंगे हाथों से नहीं लड़ रही थी। उसके हाथ में एक बहुरंगी रिबन दिखाई दिया था। जब बिजली की किरण उससे लगभग 300 मीटर दूर थी, तो वह अचानक मौके पर ही गायब हो गई। यांग ये ने ऊपर देखा और उसने देखा कि प्रकाश की बहुरंगी किरणें आकाश में भर गई थीं। गड़गड़ाहट। जब बिजली की किरणें प्रकाश की बहुरंगी किरणों से टकराईं, तो आकाश में गड़गड़ाहट तुरंत गूंज उठी। इस समय यांग ये को लगा कि जैसे आकाश ढहने वाला है।
यांग ये के पास अभी इन सब बातों की परवाह करने का समय नहीं था और वह दूर जाने का इरादा रखता था। इस स्तर पर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई से दूर रहना ही सबसे अच्छा था। हालांकि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक आकृति आसमान से नीचे गिर गई। यह बहुत तेज था और तुरंत उसके पास से ज्यादा दूर नहीं गिरा। यह लियान बानजुंग था। वह खो गई। यांग ये ने आसमान की ओर देखा। इस समय आसमान प्रकाश की बहुरंगी किरणों से भर गया था। प्रकाश की किरणें असीम लग रही थीं और वे आसमान में बहुरंगी रिबन से लगातार निकल रही थीं। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी उन प्रकाश किरणों के केंद्र में था। प्रकाश की किरणों ने उसे फिलहाल फंसा लिया था। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने अपनी नजर हटा ली और लियान बांजून की ओर बढ़ गया। उसके बाद उसने अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेटी, अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और दूर गायब हो गया। बस कुछ ही सांसों के बाद बहुरंगी रिबन टुकड़ों में बिखर गया और फिर प्रकाश की किरणें भी बिखर गईं और शून्य में गायब हो गईं। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी एक बार फिर आसमान में दिखाई दिया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर एक क्रूर भाव उसकी आंखों में भर आया। देखता हूं इस बार तुम्हें कौन बचा सकता है। एक पल बाद वह वहीं गायब हो गया। डॉट 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 यांग ये लियान बांझून को अपनी बाहों में उठाकर पागलों की तरह भाग रहा था। इस समय उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। उसने उसे क्यों नहीं बचाया? यांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसने पुनर्जन्म तलवार की सफलतापूर्वक साधना की हो, फिर भी उसकी ताकत इस जगह पर जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस समय उसे एहसास हुआ कि व्यावहारिक रूप से वे सभी लोग जो यहाँ जीवित रहने में सक्षम थे, वे द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनसे वह भी लड़ सकता था। भले ही पुनर्जन्म तलवार ऐसे विशेषज्ञों के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन अगर यह मार नहीं सकती तो क्या होगा? उस समय जब उसकी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई थी, तो वह कैसे लड़ेगा? हालांकि उसके पास उसका शरीर था, लेकिन उसका शरीर द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसके अलावा यह जगह उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात थी। अगर उसके पास इस जगह से परिचित कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे रास्ता दिखा सके, तो वह कैसे जा सकता था? यह सिर्फ एक ख्वाब होगा। जाने की बात तो दूर, वह बेतहाशा इधर उधर जाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियान बांझून के घायल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने अभी अभी उसके लिए दोष अपने ऊपर ले लिया था। अगर वह पिछले बूढ़े आदमी से नहीं लड़ती और घायल नहीं होती, तो डेमन वू उसे हरा नहीं पाता। इसलिए वह वास्तव में उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। हालांकि वह वास्तव में उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने उसे नहीं मारा था। अगर उसने अभी बूढ़े आदमी ली को स्पष्टीकरण दिया होता, तो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उस पर विश्वास करता। आखिरकार एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ झूठ बोलने से घृणा करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे परिणाम भुगतने में मदद की थी। अन्यथा बूढ़ा आदमी उसके बजाय उससे लड़ता। अचानक लियान बांझून बोला, उस तरफ मत जाओ। क्यों? यांग ये हैरान था। वह रुका नहीं और इसके बजाय तेज हो गया। क्या मजाक है? एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ उनका पीछा कर रहा था। उसने उदासीनता से कहा, यह द्वैतवाद क्षेत्र में एक राक्षस जानवर का क्षेत्र है। इसकी ताकत हमारे पीछे के बूढ़े कमीने से भी ज्यादा है और यह मनुष्यों के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण है। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यह अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी इंसान को मार न दे। यांग ये तुरंत रुक गया क्योंकि यह उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी से भी ज्यादा भयानक था। इस समय उसे लगा कि उसे बचा पाना वाकई सौभाग्य की बात है। अन्यथा अगर वह अकेले ही इस जगह पर भागता तो वह निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। यांग ये ने उसकी ओर देखा, हमें किस दिशा में जाना चाहिए? वह चुपचाप उसकी ओर देखती रही। मिस लियान, क्या आप बदला नहीं लेना चाहती? यांग ये ने आगे कहा, जब तक आप जीवित हैं, आपके पास हमेशा एक मौका रहेगा। केवल तभी जब आप जीवित होंगी, आपको बदला लेने का मौका मिलेगा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने उसके दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहा, उस तरफ। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह वहीं गायब हो गया। यांग ये ने पागलों की तरह दौड़ते हुए पूछा, क्या तुम दोनों के बीच दुश्मनी है? वह उदासीनता से बोली, एक कट्टर दुश्मन। एक कट्टर दुश्मन। यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया। जाहिर है बूढ़ा आदमी उन्हें भागने नहीं देगा। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यदि ऐसा न होता तो क्या मुझे तुम्हें उठाकर ले जाने की आवश्यकता होती? उसका गुस्सा बहुत भयानक है। यांग ये ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी गति बढ़ा दी। इस समय वह उन्हें पूरी तरह से छुपाने के लिए तलवार डोमेन का उपयोग कर रहा था। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर बूढ़ा आदमी हार मानने से इनकार करता है, तो यह केवल समय की बात है कि दानव वो उन्हें पकड़ लेगा। आखिरकार ऐसी बहुत सी जगहें नहीं थी जहां यांग ये और लियान बानजूंग जा सकते थे। यह जगह खतरे से भरी थी, इसलिए वे निश्चित रूप से उन जगहों की ओर जा रहे होंगे जो खतरनाक नहीं थीं।
इसलिए डेमन वू उनका मार्ग निर्धारित करने में पूरी तरह सक्षम था। इस बीच लियान बांझूंग अचानक बोला, तुमने मुझे क्यों बचाया? यांग ये ने सहजता से कहा, तुम सुंदर हो। वह भौचक्की होकर बोली, मैं सुंदर हूँ। यांग ये ने सिर हिलाया, क्या यह आमतौर पर किताबों में संदर्भित नहीं है? एक बार जब कोई नायक सुंदरता को बचा लेता है तो सुंदर युवती उससे शादी कर लेती है। मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या तुम्हें भी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही जोड़ी हैं? यांग ये ने कंधे उचका दिए, तुम द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ हो जबकि मैं शून्य क्षेत्र में हूं, हम निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। हालांकि भाग्य कौन तय कर सकता है? वह उसे बहुत देर तक देखती रही, फिर बोली, तुमने मुझे क्यों बचाया? स्वाभाविक रूप से उसे उसकी बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। यांग ये ने उत्तर दिया, मैं यहाँ अकेले जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं आप पर निर्भर रहना चाहता हूँ। यह तो आपने ईमानदारी से कहा। उसने आगे कहा, दुर्भाग्य से मैं अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती, आपकी रक्षा करना तो दूर की बात है। मुझे अपने साथ ले जाने से आप खुद पर ही बोझ डालेंगे। मुझे छोड़ दें और वह आदमी शायद आपकी ओर ध्यान न दे, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो वह आदमी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यांग ये ने उत्तर दिया, क्या आप मरने के लिए इतने बेताब हैं? ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहती हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे बचा नहीं सकते। उसने उसकी आंखों में देखा, अगर मुझे वो चोटें नहीं लगती तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। हालांकि मैं पिछली लड़ाई में घायल हो गई थी और उस आदमी ने मौका पाकर मुझ पर अचानक हमला कर दिया, जिससे मुझे और भी ज्यादा चोटें आईं। अब जब तुम बहुत कमजोर हो तो मैं उससे लड़ने की क्षमता नहीं रखती। वह अचानक रुकी और अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया, अब भागने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये हैरान था, क्यों? वह सपाट लहजे में बोली, वह पकड़ में आ गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक बूढ़ा आदमी अचानक उनके पास प्रकट हुआ। यह डेमन वू था। दानव वू की नजर यांग ये पर पड़ी, तुम बहुत जल्दी भाग गए। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। तुम जैसा शून्यवादी यहाँ क्या कर रहा है? यांग ये ने डेमन वू पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने अपना दाहिना हाथ लियान बांझून के पेट पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने सोचा कि वह उसका फायदा उठाने का इरादा रखता है, और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि शुद्ध ऊर्जा की एक किरण पागलपन से उसके अंदर बह रही थी। यांग ये ने उसे जमीन पर लिटाया और कहा, जितना हो सके उतना संभल जाओ। मैं कुछ समय के लिए उसे रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। लियान बांझूंग ने यांग ये को देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह डेमन वू की दिशा में चलना शुरू कर दिया। एक शून्य मुझे रोकने जा रहा है। दानव वू ने अपना सिर हिलाया, क्या मजाक है? यांग ये ने बूढ़े आदमी पर अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसने सिर्फ एक बर्फ का डिब्बा ढक्कन वापस खींच लिया। जब उसका शरीर मजबूत हो गया तब भी वह पूरा ताबूत नहीं उठा सका। हालांकि वह उसका ढक्कन उठा सकता था। मैं तुम्हें अपने ताबूत के ढक्कन के नीचे कुचल दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया और उसने डेमन वू की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबल पर भरोसा किया। अध्याय 1483 आओ आगे बढ़ें। जब दानव वू ने यांग ये को हमला करते देखा तो उसने अपना सिर हिलाया, चींटी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया और शक्तिशाली हवा का एक झोंका आगे बढ़ गया। जहां तक प्रश्न था, शून्य तो दूर, देवता भी एक चींटी थे। टकराना। अप्रत्याशित रूप से हवा का तेज झोंका यांग ये के सामने भी नहीं आया था कि रहस्यमय ऊर्जा की एक किरण ने उसे नष्ट कर दिया। उसके बाद यांग ये डेमन वू के सामने पहुंच गया और फिर उसने दोनों हाथों से ताबूत का ढक्कन पकड़ लिया और उसे डेमन वू की ओर पटक दिया। दानव वू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला यांग ये को एक पल में मार नहीं पाएगा, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि यांग ये के ताबूत का ढक्कन उसके सिर के ऊपर था। दानव वू ने यांग ये के ताबूत के ढक्कन पर अपनी हथेली पटक दी। टकराना। यिन और यांग की शक्तिशाली ऊर्जा ने यांग ये को लगभग 3 किलोमीटर दूर धकेल दिया। हालांकि डेमन वू को भी 300 मीटर से अधिक दूर धकेल दिया गया। यह देखकर लियान बांझून की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी उम्मीदों के अनुसार यांग ये को एक पल में ही मार दिया जाना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह न केवल बच पाएगा, बल्कि वह एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ को भी पीछे धकेल पाएगा। उसकी नजर यांग ये पर पड़ी। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक शून्यवादी है? लियान बांझूंग अकेला नहीं था जो चौंक गया था। दानव वू की आंखें भी सदमे से भरी हुई थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे वास्तव में वोइडर दायरे में एक चींटी द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा। आश्चर्य के अलावा डेमन वू की आंखों में जिज्ञासा और घबराहट के भाव थे। क्या वह व्यक्ति वास्तव में एक वोइडर है? यांग ये की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ को पीछे धकेलने में सक्षम होगा। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी सफलता में दो कारण थे। सबसे पहले, यह उसकी शारीरिक साधना में सुधार था। वह अब अमर क्षेत्र में था, इसलिए उसकी ताकत प्राचीन सम्राट पायथन के बराबर थी। दूसरा, यह ताबूत का ढक्कन था। यह भी मुख्य कारण था। ताबूत का ढक्कन बहुत भारी था। भले ही उसका शरीर अमरलोक तक पहुंच गया हो, लेकिन उसे उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ताबूत के ढक्कन के वजन और उसकी अपनी ताकत से आने वाले संयुक्त बल ने उसके हमलों को बहुत भयानक बना दिया। इस तथ्य के साथ कि बूढ़े आदमी ने उसे कम आंका था, उसका हमला बूढ़े आदमी को पीछे धकेलने में सक्षम था। फिर भी यांग ये उत्साहित था, क्योंकि यह दर्शाता था कि भले ही वह द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ को हरा न सके, फिर भी वह उससे लड़ सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह एक के खिलाफ लड़ाई में कितनी देर तक टिक पाएगा। तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया है। इस बीच डेमन वू ने यांग ये के ताबूत के ढक्कन को देखा। भले ही वह चीज तुम्हारे हमले का मुख्य कारण है, लेकिन तुम भी साधारण नहीं हो। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये ने लियान बांझून की ओर देखा। इस समय वह अभी भी उस आदिम बैंगनी ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी जो उसने उसे दी थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रही और बोली, मैं बाहर से आई हूं। बाहर? डेमन वू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह सवाल पूछने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत लियान बांझून की तरफ देखा। उसके बाद उसने यांग ये की तरफ देखा। तुम समय खरीदने की कोशिश कर रहे हो? यांग ये बोलने ही वाला था कि तभी दानव वो अचानक मौके पर गायब हो गया। यह देखकर यांग ये की पलकें झपक गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे आगे की ओर घुमाया। धमाका! एक धमाका हुआ और फिर यांग ये को फिर से 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। डेमन वू को लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। बल दोनों दिशाओं में काम कर रहा था। दानव वू ने शक्तिशाली बल के साथ हमला किया था, लेकिन यांग ये के हाथों में ताबूत के ढक्कन ने उस बल को रोक दिया था। इसके अलावा टक्कर से उत्पन्न बल का कुछ हिस्सा वापस भी लौट आया था। यांग ये की पूरी ताकत से उत्पन्न बल के साथ दानव वू को पीछे धकेल दिया गया था। बेशक यांग ये के लिए यह और भी बुरा था। भले ही ताबूत के ढक्कन में असामान्य रक्षात्मक क्षमताएं थीं और उसने डेमन वू के हमले को रोक दिया था, फिर भी डेमन वू के हमले के भीतर की अधिकांश शक्ति ने ताबूत के ढक्कन के माध्यम से यांग ये को मारा था। सौभाग्य से उसका शरीर अब अमर क्षेत्र में था, इसलिए ऐसी चोटें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। आखिरकार उसके पास आदिम बैंगनी ऊर्जा थी और यह उसके शरीर को यथाशीघ्र ठीक कर सकती थी। दानव वू को फिर से पीछे धकेले जाने से स्पष्ट रूप से गुस्सा आ गया था और उसकी आंखों में उदासीनता और शांति गायब हो गई थी। उनके भीतर केवल ठंड और मारने का इरादा था। एक पल की खामोशी छा गई और फिर उसका आकार यांग ये की ओर बढ़ गया। जब वह यांग ये से लगभग 6 मीटर ऊपर पहुंचा, तो उसने अपनी मुट्ठी बंद की और यांग ये पर जोर से पटक दिया। उसकी मुट्ठी में यिन और यांग की ऊर्जा थी। इस तथ्य के साथ कि उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे, उसकी मुट्ठी ने तुरंत यांग ये के चारों ओर एक बड़ा और गहरा छेद खोल दिया। इसके अलावा यांग ये और बूढ़े आदमी के आसपास की जगह ऐसे लहरा रही थी जैसे लहरें उसके बीच से गुजर रही हों। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय वह पीछे नहीं हट सकता था। जैसे ही वह ऐसा करेगा, वह वंचित अवस्था में आ जाएगा और इसके बजाय उसे अंतहीन हमलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी गति पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह केवल इसके खिलाफ जा सकता था। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे एक कोण पर ऊपर की ओर उछाल दिया। टकराना! एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यांग ये ताबूत के ढक्कन के साथ जमीन पर गिर गया। हालांकि डेमन वू भी लगभग 600 मीटर पीछे जाकर धमाका हुआ। दानव वू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसका दाहिना हाथ हल्के से कांप रहा था। उसने ठंडी निगाह से उस जगह की ओर देखा जहां यांग ये खड़ा था। इस समय यांग ये को जमीन पर पटक दिया गया था और उसका शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था। दानव वो एक पल के लिए चुप रहा और फिर वह लियान बांझून की ओर देखने लगा जो अभी भी ठीक हो रहा था। मुझे देखने दो कि अब तुम्हें कौन बचा सकता है। हमारी सालों की दुश्मनी आखिरकार खत्म होने वाली है। जैसे ही उसने बात की, वह हमला करने वाला था। हालांकि उसका चेहरा बदल गया और फिर उसने देखा कि यांग ये उनके टकराव से पहले कहाँ खड़ा था। इस समय जमीन के नीचे से एक हाथ निकला था और फिर यांग ये छेद से बाहर रेंगता हुआ आया। दानव वू ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम अभी भी जीवित हो। इस समय यांग ये का चेहरा भयानक रूप से पीला था और उसके मुंह के कोने पर खून था। उसके बाहरी रूप के आधार पर वह स्पष्ट रूप से घायल था। हालांकि वह जीवित था। वह जीवित क्यों था? उसके पास ताबूत का ढक्कन था, उसका शरीर अमर क्षेत्र में था और आदिम बैंगनी ऊर्जा की स्वर्ग को चुनौती देने वाली रिकवरी गति थी। तो वह संभवतः कैसे मर सकता था?
यांग ये ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और फिर वह ताबूत के ढक्कन को अपनी बाहों में पकड़े हुए डेमन वू की ओर चला गया। क्या अद्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ के पास बस इतना ही है? आओ चलो जारी रखें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और वह तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला। जब वह डेमन वू से लगभग 3 मीटर पहले पहुंचा, तो उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे नीचे गिरा दिया। धमाका! यांग ये की आकृति फिर से उड़ गई। पहले की तरह डेमन वू को भी पीछे धकेल दिया गया। हालांकि यांग ये के फिर से डेमन वू पर हमला करने से पहले बस एक पल ही बीता था। डेमन वू की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। एक पल बाद उसने फिर से हमला किया। जैसा कि उम्मीद थी, यांग ये फिर से उड़ गया। लेकिन यांग ये को ताबूत का ढक्कन लेकर हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये को बार बार उड़ान भरते हुए उड़ाया गया, लेकिन उसने भी बार बार डेमन वू पर हमला किया। ठीक इसी तरह यांग ये ने लगभग 1 घंटे तक डेमन वू से जबरदस्ती मुकाबला किया। दानव वू यांग ये से स्पष्ट रूप से क्रोधित था और उसके हमले और भी मजबूत होते गए। हालांकि यांग ये ताबूत के ढक्कन से उनका प्रतिरोध करने में सक्षम था। दानव वू ने कई मौकों पर यांग ये के ताबूत के ढक्कन पर विशेष रूप से हमला किया था। हालांकि वह असफल रहा। ताबूत के ढक्कन की ताकत उसकी कल्पना से परे थी और यह इस हद तक था कि वह न केवल इसे नष्ट करने में असमर्थ था, बल्कि पलटाव से उसे आंतरिक चोटें भी आईं। जहां तक यांग यी की बात है, तार्किक रूप से कहें तो उसे और भी ज्यादा गंभीर आंतरिक चोटें लगनी चाहिए थीं। हालांकि उसके मुंह के कोने पर खून के एक और कतरे के अलावा वह हर एक टक्कर के बाद पूरी तरह से ठीक लग रहा था। दानव वू ने ताबूत के ढक्कन को देखा। यांग ये की ताकत उसकी यिन और यांग की ऊर्जा का विरोध करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी, लेकिन ताबूत का ढक्कन कर सकता था। इसलिए वह वास्तव में यांग ये के खिलाफ असहाय था। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी हथेली घुमाई। एक दर्पण चमककर यांग यी के ऊपर आ गया। एक क्षण बाद उसमें से काली बिजली की एक किरण निकली और यह उस बिजली से थोड़ी बड़ी थी जिसे यांग ये ने पहले देखा था। यांग यी की आंखें अत्यंत गंभीर भाव से भरी हुई थीं। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और ताबूत के ढक्कन में प्रवेश करने से पहले उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। इस बीच बिजली की किरण उसके ऊपर आ गई थी। यांग ये ने खुद को इससे बचाने के लिए ताबूत का ढक्कन उठाया। धमाका! यांग यी और ताबूत का ढक्कन जमीन में धंस गया। यह देखकर लियान बांझून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने डेमन वू को देखा। इस बीच डेमन वू ने भी उसकी तरफ देखा। चींटी तो चींटी ही होती है। उसने मुझे रोकने की हिम्मत की। कितनी हास्यास्पद बात है। खांसी! अचानक गहरे गड्ढे के भीतर से एक हल्की खांसी आई और फिर यांग ये ताबूत के ढक्कन के साथ उसमें से बाहर निकल आया। यांग ये इस समय बेहद शर्मनाक स्थिति में था। उसके सफेद बाल काले हो गए थे। इसके अलावा सिर्फ उसकी अंडरवियर बची थी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद ताबूत का ढक्कन पूरी तरह सुरक्षित था और बिल्कुल वैसा ही था। यांग ये को देखकर दानव वू का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसने सोचा था कि उसका हमला यांग ये को नष्ट करने में सक्षम होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये अभी भी जीवित होगा। क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ज्यादा मजबूत नहीं है? इस बीच लियान बांझून की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई जब उसने यांग ये को देखा। उसने उसकी ओर देखा, अपनी नजर हटा ली और फिर यांग ये द्वारा उसके शरीर में भेजी गई आदिम बैंगनी ऊर्जा से खुद को ठीक करना जारी रखा। यांग ये ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर उसने डेमन वू की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक भद्दा भाव था। आओ चलो जारी रखें। डेमन वू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। शक्तिहीन! दानव वू यांग ये के सामने थोड़ा शक्तिहीन महसूस कर रहा था। यांग ये एक कछुए की तरह था जिसे वह कुचल नहीं सकता था। जब उसने अभी अभी उस दर्पण का उपयोग किया था तो उसने पीछे नहीं हटे थे, फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि ताबूत का ढक्कन वास्तव में उसके उस अनमोल खजाने का विरोध करने में सक्षम होगा। वह वास्तव में यांग ये से पूछना चाहता था कि यांग ये ने वह ताबूत का ढक्कन कहां से खरीदा, क्योंकि वह भी कुछ खरीदना चाहता था। लियान बांझून की नज़र भी यांग ये की मुट्ठी में मौजूद ताबूत के ढक्कन पर पड़ी थी। जाहिर है इसने उसका ध्यान आकर्षित किया था। दरअसल इसने शुरू से ही उसका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक रक्षात्मक खजाना है। लेकिन अब जब ताबूत का ढक्कन बिजली की उस किरण का विरोध करने में सक्षम था, तो उसे पता चल गया कि वह गलत थी। यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दानव वू का तो कहना ही क्या, वह भी यांग ये के साथ लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होगी। दरअसल डेमन वू और लियान बांझून ही ऐसे लोग नहीं थे जो हैरान थे। यांग ये भी बहुत हैरान था। अतीत में वह जानता था कि ताबूत का ढक्कन और ताबूत खुद बहुत मजबूत थे। क्योंकि तलवार का अग्रदूत भी उस पर केवल एक हल्का निशान छोड़ सकता था, इसलिए यह स्पष्ट था कि ताबूत कितना भयानक था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में इतना मजबूत होगा कि एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
दरअसल, अगर कोई दूसरा व्यक्ति द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई में ताबूत के ढक्कन का इस्तेमाल करता, तो उस व्यक्ति के लिए द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ से लड़ना बिल्कुल असंभव होता। क्योंकि ताबूत का ढक्कन द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमलों का प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन ऐसे विशेषज्ञों से टकराने से होने वाला आफ्टरशॉक बेहद शक्तिशाली था। कोई भी दूसरा व्यक्ति आफ्टरशॉक से मर सकता था, लेकिन यांग ये अलग था। सबसे पहले, उसका शरीर बहुत मजबूत था। दूसरे, उसके पास प्राइमर्डियल वायलेट एनर्जी थी जो लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर सकती थी। जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी उसे एक ही वार से मार नहीं सकता था या उसे इतनी तेजी से घायल नहीं कर सकता था कि वह ठीक हो जाए, अन्यथा वह जय था। उनकी सुरक्षा मजबूत थी और उनकी रिकवरी और भी मजबूत थी। वह मांस की ढाल की तरह था। वह एक मांस ढाल था जिसे मारा नहीं जा सकता था। एकमात्र समस्या यह थी कि जबकि उसका दुश्मन उसे नहीं मार सकता था, वह अपने दुश्मन को भी नहीं मार सकता था। इसके अलावा, अगर उसका दुश्मन उससे मौत तक लड़ने का संकल्प लेता, तो वह मरते दम तक थक जाता। आखिरकार, उसके पास मौजूद गहन ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ से कमतर थी। यांग ये अपने फायदे और नुकसान को अच्छी तरह से समझता था। उसे कभी नहीं लगा कि वह वास्तव में एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ से अंत तक लड़ सकता है। लेकिन उसे किसी का डर नहीं था। उसके पास ताबूत का ढक्कन था, जिससे वह हमला कर सकता था और अपनी रक्षा कर सकता था। दानव वू ने यांग ये को घूरते हुए धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे यहाँ शायद ही कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शून्यवादी के हाथों मुझे असफलता का सामना करना पड़ेगा। चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें आज मरना ही होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने हाथ हिलाए। एक पल में, आकाश को ढकने वाली दो बड़ी हथेलियां यांग ये के ऊपर दिखाई दी। एक पल बाद, उनमें से एक यांग ये की ओर नीचे गिर गई। धमाका! विशाल ताड़ का पेड़ यांग ये के ताबूत के ढक्कन से टकराया। ताबूत का ढक्कन हिंसक रूप से हिल गया और यांग ये के साथ जमीन में धंस गया। जहां तक विशाल ताड़ के पेड़ का सवाल है, वह रुका नहीं और जमीन में धंसता चला गया। जमीन के नीचे गहरे धमाकों की गूंज सुनाई देने में ज्यादा समय नहीं लगा और एक बहुत बड़े क्षेत्र में जमीन हिंसक रूप से हिल गई जैसे कि भूकंप आया हो। इसी तरह विस्फोट लगभग 1 घंटे तक जारी रहे, फिर बंद हो गए। लेकिन डेमन वू के हमले के गायब होने के कुछ ही समय बाद, जमीन के नीचे से एक हाथ बाहर आया। यह देखकर दानव वू की पलकें फड़क उठीं और उसका चेहरा बेहद भद्दा हो गया। दानव वू अकेली नहीं थी। लियान बांझून की पलकें भी फड़क रही थीं। जाहिर है, जब उसने देखा कि यांग ये कितना असामान्य था, तो वह भी अपना संयम नहीं रख सकी। खांसी। यांग ये जमीन से रेंग कर बाहर आने के बाद खांसने लगा। एक पल में, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार निकल आई। उसने उसे पोंछा और फिर डेमन वू की ओर देखा। आओ, चलो जारी रखें। डेमन वू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जारी रखें। दानव वू का चेहरा अभी बहुत भद्दा था। वह लड़ना चाहता था, लेकिन वह उस ताबूत के ढक्कन को नष्ट नहीं कर सका। उसने पहले भी यांगे को मारने के लिए आफ्टरशॉक का उपयोग करने की उम्मीद में पागलपन से हमला किया था, या यांगे को अपंग करना ही काफी था। हालांकि, वह फिर से विफल हो गया। यांग ये फिर से उसके सामने आया और उससे लड़ना जारी रखने की भी कोशिश की। दानव वू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा। अंत में, उसने लियान बांझून की ओर देखा और कहा, हम फिर मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। हालांकि, यांग ये ने अपनी सतर्कता बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी, और इसके बजाय वह बेहद सतर्क हो गया था। एक पल बाद, उसे कुछ सूझा और उसका चेहरा तुरंत लियान बांझून के सामने आ गया। वह भी उसके सामने आया ही था कि अचानक डेमन वू उसके सामने आ गया। डेमन वू की हथेली उसकी ओर झुकी। बेशक, इसे लियान बांझून पर हमला करना था, लेकिन यांग ये के आने से यह यांग ये पर ही गिर पड़ा। धमाका! पहले की तरह, यांग ये को थप्पड़ मारकर उड़ा दिया गया। लेकिन डेमन वू को 1 किलोमीटर दूर धकेल दिया गया। खांसी। यांग ये ने हल्की खांसी की, जबकि उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। ताबूत के ढक्कन के पीछे उसके हाथ कांप रहे थे और वे फट गए थे। इस समय, उसके हाथ खून से लथपथ थे। दरअसल, वह पहले भी युद्ध के दौरान घायल हो चुका था। भले ही उसने डेमन वू के उन्मत्त हमलों का विरोध किया था, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना लगता था। शक्तिशाली आफ्टरशॉक ने न केवल उसके हाथ और शरीर को चीर दिया था, बल्कि उसके आंतरिक अंग भी फट गए थे। यदि उसके भीतर आदिम बैंगनी ऊर्जा न होती, तो उसका पूरा शरीर टूट गया होता। डेमन वू ने यांग ये को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये उसकी योजना को समझ जाएगा। जब उसे एहसास हुआ कि वह यांग ये के सामने असहाय है, तो उसने अपना लक्ष्य बदलकर लियान बानजून को बना लिया। जब तक उसने लियान बानजून को मार डाला, तब तक यांग ये को मारना बस समय की बात थी। इसलिए, उसने लियान बानजून पर अचानक हमला करने से पहले अपने जाने का नाटक करने का इरादा किया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में उसकी योजना को समझ
जाएगा। डेमन वू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, युवक, यह उसके और मेरे बीच की बात है। अगर तुम चले गए तो मैं बीती बातें भूल जाऊंगा। ठीक है, तुम बीती बातों को भूल जाओगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, अगर बदला लेने की श्रृंखला बंद नहीं की गई तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। तुम मिस लियान के साथ बीती बातों को भूल क्यों नहीं जाते? हर कोई बस बैठकर बात कर सकता है, कुछ समय बिता सकता है और दांव पर चर्चा कर सकता है। एक दूसरे से लड़ना और मारना क्यों, है ना? बीती बातें भूल जाए। डेमन वो ठंडी हंसी हंसा, कितनी हास्यास्पद बात है। अगर मैं दृढ़ निश्चयी और भाग्यशाली न होता तो उसका अचानक हमला मुझे बहुत पहले ही मार देता। क्या ऐसी दुश्मनी भुलाई जा सकती है? बच्चे, तुम्हारे पास खुद की रक्षा के लिए वह ताबूत का ढक्कन है, इसलिए मैं अभी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए एक द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ से लड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वह ताबूत का ढक्कन है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। यांग ये ने सपाट लहजे में कहा, हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि एक बार जब आप मिस लियान को मार देंगे तो मैं आपकी सूची में अगला नाम होऊंगा, है न? दानव वू ने यांग ये को बहुत देर तक घूरा और फिर उसने कहा, तुम गलत हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं शून्य लोक में एक चींटी को भी नहीं मार सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग ये के सामने आया और यांग ये पर अपनी मुट्ठी पटक दी। अंतरिक्ष उसके सामने कांप उठा। यांग यी की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे आगे की ओर घुमाया। धमाका! वे दोनों तुरंत ही उड़ गए। लेकिन डेमन वू को अपनी आकृति को रोकने में बस एक पल लगा और फिर वह यांग ये के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसके बाद उसने यांग ये पर फिर से अपनी मुट्ठी पटक दी। यांग ये ने अपना बचाव करने के लिए ताबूत का ढक्कन उठाया। टकराना! यांग ये फिर से उड़ गया, लेकिन डेमन वू को एक बार फिर उसके सामने आने में केवल एक पल लगा और फिर डेमन वू ने अपनी मुट्ठी फिर से आगे पटक दी। इस समय डेमन वू ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो और वह लगातार यांग ये पर अपनी मुट्ठियां पटक रहा था। दानव वू का शरीर उतना मजबूत नहीं था और उसके घूंसे इतने भयानक होने का एकमात्र कारण यिन और यांग की ऊर्जा थी जो उसके पास थी। यिन और यांग की ऊर्जा सामान्य शारीरिक शक्ति से कई गुना अधिक मजबूत थी। यह कहा जा सकता है कि अगर ताबूत का ढक्कन न होता तो यांग ये का शरीर दानव वू के घूंसे का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाता। फिर भी अब यांग ये दानव वू के उन्मत्त हमलों को सहन करने में लगभग असमर्थ था। एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ जो उन्मत्त हो गया था, बहुत भयानक था। इस समय यांग ये में अब लड़ने की ताकत नहीं थी। वह केवल खुद का बचाव कर सकता था और इसलिए उसे बार बार पीछे धकेला गया। करीब 1 घंटे बाद डेमन वू ने अचानक हमला करना बंद कर दिया और फिर वह लियान बांझून की ओर देखने लगा। इस समय वह खड़ी थी। उसने हमला नहीं किया और सिर्फ डेमन वू को देखती रही। दानव वू ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर वह मुड़ा और दूर गायब हो गया। यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने डेमन वू को जाते देखा। इस समय वह काफी भयानक स्थिति में था। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला था जबकि उसका पूरा शरीर टूट गया था। खासकर उसके हाथ, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। यह एक बेहद भयानक दृश्य था। इसके अलावा उसके शरीर की सारी दरारें खून से भर गई थीं। हालांकि वह सारा खून उसके अंदर के हॉट ऑफ स्लॉटर द्वारा सोख लिया गया था। दरअसल हॉट ऑफ स्लॉटर शुरू से ही उसके खून को सोख रहा था, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था और इसीलिए वह खून से लथपथ लग रहा था। यांग ये ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया, अगर तुम थोड़ी देर से आती तो मैं मर जाता। लियान बांझूंग ने कहा, मैं बहुत पहले ही यह कर चुका हूं। बहुत समय पहले। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने कहा, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? उसने जवाब दिया, मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। भाड़ में जाओ तुम। क्रोध तुरंत उसके शरीर में उमड़ पड़ा और फिर उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे उसकी ओर पटक दिया। इस बार यांग ही सचमुच बहुत क्रोधित था। वह अपनी जान जोखिम में डालकर इस उम्मीद में लड़ रहा था कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। जब तक वह ठीक हो जाती, वह उसकी मदद कर सकती थी। इस तरह उनके सामने जो खतरा था वह स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक हो जाएगी, फिर भी वह वहीं बैठा रहा और उसे पीटते हुए देखता रहा। आखिरकार वह अभी अभी लगभग मर ही गया था। क्रोध में यांग ये ने इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी कि वह द्वैतवाद क्षेत्र की विशेषज्ञ थी और उसने ताबूत का ढक्कन उसके ऊपर पटक दिया। इस समय उसके लिए उसकी बराबरी करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। टकराना! एक धीमा धमाका हुआ और फिर यांग ये उड़ गया। वह 1 किलोमीटर दूर तक उड़ गया इससे पहले कि उसकी आकृति अंततः जमीन पर गिरती, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। यांग ये अभी जमीन से उठे ही थे कि लियान बांझूंग उनके सामने आ गए और फिर उन्होंने उनकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? यांग ये ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर उसने उसकी ओर देखा और उपहास के साथ हंसा, मैं, यांग ये, एक स्वार्थी व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं।
अगर मैं किसी के साथ हाथ मिलाता हूं, तो जब तक वह व्यक्ति मेरे खिलाफ नहीं जाता, मैं उस व्यक्ति की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। इस समय उसका चेहरा काफी उग्र हो गया था। यहाँ आने के बाद मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है, वह है तुम्हें बचाना। तुम्हें बचाने से बेहतर है कि एक कुत्ते को बचाया जाए। कम से कम एक कुत्ता तो कृतज्ञता से मेरी तरफ दुम हिलाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके मुंह से खून की एक धार निकली और वह पीछे की ओर उड़ गया। यह स्वाभाविक था कि लियान बांझूंग ने ही उस पर हमला किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? लियान बांझूंग ने यांग ये को देखा, जबकि एक बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर छा गई। यांग ये जमीन से रेंग कर ऊपर आया। इस समय वह वास्तव में बहुत भयानक लग रहा था। डेमन वू के साथ लड़ाई में उसका शरीर और आंतरिक अंग टूट गए थे, और यह विशेष रूप से उसके हाथों के लिए था। यहां तक कि उसके हाथों की हड्डियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। अब जब उस पर लियान बानजूंग के 2 हमले हुए, तो इससे उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो इतनी गंभीर चोटों के कारण अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। केवल वही व्यक्ति जिसके पास आदिम बैंगनी ऊर्जा और अत्यंत मजबूत भौतिक शरीर था, अब तक जीवित रहने में सक्षम था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, यांगी के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। बेशक यह तलवार का अग्रदूत था। उसने तलवार को पकड़ लिया और लियान बांझूंग की ओर देखा। महिला, मैं तुम्हें बचाने के लिए अंधा था। मैं किसी को या तुम्हें दोष नहीं देता। मैं केवल अपने अंधे होने के लिए खुद को दोषी मानता हूं। मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहता, नहीं मेरे पास करने की क्षमता है। इस क्षण से तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। यदि तुम मुझे मारने पर जोर देती हो, तो पहले का वह हमला याद है। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, फिर भी मैं तुम्हें अपंग बना सकता हूं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लियान बांझून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मैं तुम्हें धमका रहा हूं। यांग ये ने अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो मेरे पास आओ। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों अपंग नहीं हो जाते। तुम मुझे आजमा कर क्यों नहीं देखती कि मैं तुमसे डरता हूं या नहीं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके अंदर बची हुई गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक प्रवाहित होने लगी। उसी समय उसकी तलवार की मंशा और वध की मंशा उसके भीतर से बाहर निकल आई। उसके बाद वे तलवार के अग्रदूत में प्रवेश कर गए। इसके अलावा उसके माथे पर तलवार भगवान की मुहर जल उठी थी, और इसने उसकी तलवार की मंशा को और भी मजबूत और तेज कर दिया था। लियान बांझूंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और यांग ये को घूरती रही। वह कुछ नहीं बोली, न ही उसने हमला किया। यांग ये के मुंह के कोनों पर क्रूरता की एक झलक उभरी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हें बचाने के लिए अंधा था। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। हम एक दूसरे के काम से दूर रहेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये दूर की ओर चलने लगा। इस बीच उसके पीछे से लियान बांझून की आवाज आई, तुम यहाँ लंबे समय तक नहीं रहोगे। यांग ये रुकी और उपहास करते हुए बोली, मुझे डर है कि अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह दूर जाकर गायब हो गया। लियान बांझूंग ने उसे गायब होते देखा और वह चुप रही। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। उसके जाने के बाद यांग ये ने खुद को छिपाने के लिए एक जगह ढूंढ ली। उसके बाद उसने दिव्य क्रिस्टल वापस ले लिए और उनमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उन्हें ठीक करना जरूरी था। अन्यथा यह वैसा ही होगा जैसा लियान बानजूंग ने कहा था, वह यहाँ बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएगा। बेशक भले ही उसकी चोटें ठीक हो गई हों, फिर भी उसके लिए यहाँ जीवित रहना मुश्किल होगा। लेकिन कम से कम यह इस हद तक नहीं होगा कि वह बिल्कुल भी जीवित न रह सके। ताबूत का ढक्कन अपने कब्जे में होने के कारण, यदि उसका सामना द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी हो जाए, तो उसके लिए सुरक्षित रूप से पीछे हटना अधिक कठिन नहीं होगा, यदि वह द्वैतवाद क्षेत्र का विशेषज्ञ उससे मृत्यु तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित न हो। लियान बांझूंग से अलग होना जल्दबाजी माना जा सकता है, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। दरअसल भले ही उसने उससे शादी करने का विकल्प न चुना हो, लेकिन उसे लगा कि उसे बचाने के बाद वह आभारी महसूस करेगी। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह गलत था। दरअसल यह बहुत सामान्य बात थी। दुनिया में हर किसी को इंसान नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग आपके द्वारा उनके लिए किए गए हर काम को ऐसा मानते हैं जैसे कि आपको करना चाहिए, और वे कभी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके अलावा कुछ अजीब लोग आपसे और भी ज्यादा करने के लिए कहते हैं। यांग ये ने इस घटना को जीवन का सबक मान लिया। जैसे ही आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, वह अधिक सक्रिय होने लगती है, और आदिम बैंगनी ऊर्जा के अनगिनत धागे छोटे भंवर के भीतर से लगातार बाहर निकलते हैं। अंत में यह सब उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके शरीर की मरम्मत करता है जो नष्ट होने के कगार पर था। इस समय उसका शरीर वास्तव में विनाश के कगार पर था।
सौभाग्य से उसके पास प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा थी। जब तक वह एक पल में नहीं मारा जाता तब तक प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा उसे ठीक कर सकती थी। इस बार उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। यांग यी को ठीक होने में लगभग 6 घंटे लगे, तब जाकर उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हुआ। एक बार जब उसका शरीर ठीक हो गया तो यांग ये ने तुरंत वहां से जाना नहीं छोड़ा। वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और फिर उसने अपने और डेमन वू के बीच की लड़ाई को याद किया। हर एक लड़ाई उसे कई चीजों को बेहतर बनाने और समझने में मदद कर सकती थी, खासकर एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ लड़ाई। उसका इरादा पिछली लड़ाई का विश्लेषण करना था और फिर अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना था। यिन और यांग की ऊर्जा। दानव वू ने उसके साथ युद्ध में यिन और यांग की ऊर्जा का उपयोग किया था। वह यिन और यांग की ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत शक्तिशाली है। अगर उसके पास ताबूत का ढक्कन नहीं होता तो वह दानव वू के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता। भले ही उसके पास ताबूत का ढक्कन होता, लेकिन दानव वू द्वारा उससे गंभीरता से लड़ने के बाद वह पूरी तरह से दबा हुआ था। उसके शरीर की साधना का क्षेत्र बेहतर हो गया था और उसने पुनर्जन्म तलवार सीख ली थी। हालांकि उसके और द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। हालांकि उनके और देवता के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, या यूं कहें कि देवता उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। 2 घंटे बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। उसने डेमन वू के साथ लड़ाई के दौरान प्राप्त अनुभव को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। अगर उसे फिर से डेमन वू से लड़ना पड़े तो वह फिर से ऐसी शर्मनाक स्थिति में नहीं पड़ेगा। अगर यह संभव होता तो वह वास्तव में डेमन वू को ढूंढना चाहता और फिर से लड़ाई करना चाहता। हालांकि वह मौत को गले नहीं लगाना चाहता था। डेमन वू निश्चित रूप से उससे बहुत नफरत करता था, इसलिए अगर वह डेमन वू की तलाश में जाता तो डेमन वू निश्चित रूप से उससे मौत तक लड़ता। यांग यी ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक खोया हुआ भाव था। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? छोटा आकाश। अचानक यांग ये को छोटा आकाश याद आ गया, क्योंकि उसने कहा था कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है। यांग ये ने अपने मन को अपने शरीर में डुबो दिया और फिर उसके क्लोन ने लिटिल स्काई को पाया, जो प्राइमोर्डियल पैगोडा के भीतर दुनिया की यात्रा कर रहा था। प्राइमोर्डियल पैगोडा से बाहर आने के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। इसे अनुरोध कहने का कारण यह था कि वह वास्तव में प्राइमोर्डियल पैगोडा को छोड़ना पसंद नहीं करती थी। वह वास्तव में बाहरी दुनिया से नफरत करती थी, इसलिए वह वास्तव में जाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि यांग यी के आग्रह के बाद भी उसने ऐसा किया। प्राइमोर्डियल पैगोडा से बाहर निकलते ही उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और धीरे से बोली, यह वाकई बहुत जाना पहचाना है। यह आभा और यहाँ की हर चीज। यांग ये ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। जाहिर है लिटिल स्काई पहले भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह यहाँ आकर कैसे चली गई। यांग ये ने कहा, आप निश्चित रूप से पहले भी यहाँ आ चुके हैं। छोटे आकाश ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है। यांग ये ने जल्दी से पूछा, तो फिर आप यह जगह कैसे छोड़कर चले गए? छोड़ो, उसने भौहें सिकोड़ी, एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। यांग ये उसके पास गया और बहुत गंभीरता से बोला, लिटिल स्काई, तुम्हें याद रखना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। छोटा आकाश हैरान था, अगर मुझे याद नहीं है तो तुम क्यों मरोगे? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, देखा, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर मैं इस जगह को छोड़कर जीवन का झरना नहीं खोज पाया तो मैं मर जाऊंगा, समझे? उसने यांग यी को देखा और कहा, हर कोई मरता है, क्या यह बहुत सामान्य बात नहीं है? यांग यी का चेहरा काला पड़ गया, तुम चाहते हो कि मैं इतनी बुरी तरह मर जाऊं? वह हंसी, बिल्कुल नहीं। जीवन, मृत्यु, बीमारी और उम्र बहुत सामान्य बातें हैं। यांग ये ने कहा, अगर मैं मर गई तो तुम उस दुनिया में और नहीं रह पाओगे। यह सुनते ही नन्ही स्काई की पलकें झपकने लगी और फिर उसने कहा, मुझे याद आ गया है कि कैसे निकलना है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। वहां एक दरवाजा है, उसने आगे कहा, मुझे एक दरवाजा याद है, लगता है मैं उसी दरवाजे से निकली हूँ। एक दरवाजा? यांग ये ने जल्दी से पूछा, यह कहाँ है? लिटिल स्काई ने उसके माथे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे एक पल सोचने दो। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। यांग ये यह देखकर खुश हुआ और उसने जल्दी से पूछा, अब तुम्हें याद है? उसने पलकें झपकाईं, नहीं। यांग ये अवाक रह गया। लिटिल स्काई ने कहा, वास्तव में, आप इस जगह को अपने आप छोड़ सकते हैं। यांग ये हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ की जगह को तोड़ दो। उसने आगे कहा, तुम बलपूर्वक यहाँ की जगह को तोड़ सकते हो और फिर इस जगह को छोड़ सकते हो। यांग ये ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं कर सकता। यहाँ का स्थान भयावह रूप से मजबूत था। यहाँ तक कि 2 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच लड़ाई भी यहाँ के स्थान को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, तो वह इसे कैसे तोड़ सकता था? शायद वह इसे आजमा सकता है अगर वह अपनी तलवार की मंशा को रिटर्नल रैंक तक बढ़ा दे और स्टेलस वॉर डायग्राम को सक्रिय कर दे।
लेकिन क्या वह स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम का उपयोग कर सकता है? बेशक, वह ऐसा नहीं कर सका। यदि वह इसका पुनः प्रयोग करेगा तो यह आत्महत्या करने के बराबर होगा। लिटिल स्काई ने यांग ये को देखा और कहा, ठीक है, यह सच है। मुझे थोड़ा और सोचने दो। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। काफी समय बीतने के बाद लिटिल स्काई ने अचानक दूर की ओर देखा, ऐसा लगता है कि यह उसी तरफ है। यांग ये ने सिर हिलाया, चलो चलें। इस बीच लिटिल स्काई ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम वहां जाओगे तो मर जाओगे। तुम सचमुच मर जाओगे। यांग ये को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अध्याय 1486 छोटा आकाश कौन है? अनुवादक अनवेडर। मैं मर जाऊंगा। यांग ये स्तब्ध रह गया। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर गंभीरता से बोला, क्या वह जगह बहुत खतरनाक है? लिटिल स्काई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे नहीं पता। यांग ये आश्चर्यचकित था, तुम्हें पता नहीं है फिर भी तुमने कहा था कि मैं मर जाऊंगा। यह एक एहसास है। उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि तुम मर जाओगे। मेरा अंतर्ज्ञान बहुत सटीक है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एक एहसास। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी भी जा रहा हूं। छोटा आकाश काफी दुखी था, तुम्हें मेरे अंतर्ज्ञान पर विश्वास नहीं है। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लिटिल स्काई, आपकी क्षमता बहुत रहस्यमय है, और मुझे वास्तव में आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। हालांकि, अगर मैं वहां नहीं जाता, तो क्या आप जानते हैं कि मैं कहां जा सकता हूं? मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि मेरा जीवन काल लगभग समाप्त हो गया है। अगर मैं नहीं जाता और जीवन का झरना नहीं खोजता, तो मैं अभी भी मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जाता हूं, तो मुझे छोड़ने का मौका मिल सकता है ना? वह चुप हो गई। यांग ये मुस्कुराई, इसके अलावा, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुक सकती क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक है। जीवन का मार्ग कभी भी निश्चित नहीं रहा है। जैसे बाहरी दुनिया में कहा जाता है कि किसी को येलो स्प्रिंग्स नदी से बिल्कुल नहीं गुजरना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मौत ही हाथ लगेगी। लेकिन देखो, मैंने ऐसा किया है, और मैं अभी भी जिंदा हूं। यांग ये ने अचानक अपना स्वर बदल दिया, बेशक, अगर आपके पास जाने का कोई और रास्ता है तो मैं निश्चित रूप से अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा और मौत को गले नहीं लगाऊंगा। वह उन्मुक्त व्यक्ति नहीं था, और वह खतरे का पीछा नहीं करता था। उन्मुक्त व्यक्ति के पास कोई बंधन नहीं था और वह पूरी तरह से स्वतंत्र था। लेकिन वह स्वतंत्र नहीं था, और उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। लिटिल स्काई ने बहुत देर तक सोचा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया, इसके दो तरीके हैं। पहला है उस दरवाजे से निकल जाना, और दूसरा है यहाँ की जगह को तोड़ना। यांग ये मुस्कुराया, तो मेरे पास उस दरवाजे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ। यांग ये मुस्कुराया, मुझे कई चीजों से डर लगता है, लेकिन मुझे फिर भी यह करना है। अब मुझे समझ आ गया। उसने सिर हिलाया, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। मुझे सोना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सो गई। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच, उसने दूरी की ओर इशारा किया, उस दिशा में आगे बढ़ते रहो और तुम वहां पहुंच सकोगे। शुभकामनाएं। मैं खेलने जा रही हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति प्राइमोडियल पैगोडा में चमक उठी। वह कौन है? यांग ये उसकी पृष्ठभूमि के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने इसके बारे में विस्तार से नहीं सोचा और बस उस दिशा में चलना शुरू कर दिया जो उसने उसे बताई थी। कहने की जरूरत नहीं कि यांग ये काफी परेशान था, क्योंकि यहाँ के विशेषज्ञ कम से कम द्वैतवाद क्षेत्र में थे। हालांकि वह ऐसे विशेषज्ञों का सामना करने के लिए ताबूत के ढक्कन पर भरोसा कर सकता था, लेकिन वह ऐसे विशेषज्ञों का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे निश्चित रूप से उसका बहुत सारा समय बर्बाद होगा। उसने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम स्वर्ग के बाग के इलाके की ओर जा रहे हो। अगर तुम उसके करीब जाओगे तो वह तुम्हारी मौजूदगी को देख लेगा। उस समय 10 ताबूत के ढक्कन भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यांग ये रुका और पीछे मुड़ा। वह जानता था कि उससे बात करने वाला व्यक्ति कौन था। वह लियान बांझूंग था। लियान बांझूंग ने साफ कहा, वह बाघ बहुत क्रूर है और इंसानों के प्रति बहुत ही शत्रुतापूर्ण है। जब तक उसे किसी इंसान की गंध आती रहेगी, वह निश्चित रूप से तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उस इंसान को मार न दे। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम आगे बढ़ो और कोशिश करो। देखो कि क्या तुम्हारा ताबूत का ढक्कन तुम्हें बचा सकता है। यांग ये ने उसे देखा और कहा, इस दुनिया में कुछ लोग राक्षस जानवरों से भी ज्यादा डरावने हैं। राक्षस जानवर सीधे साधे होते हैं, और वे घिनौनी चालें नहीं चलेंगे। मुझे पता है कि वे मुझे मार देंगे, इसलिए मैं उनसे सावधान रहूंगी। लेकिन लोगों का क्या? आप चेहरा तो जानते हैं, लेकिन दिल नहीं। कुछ लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है और वे दूसरों की पीठ में छुरा घोंपना भी पसंद करते हैं। इसलिए, मैं इंसानों के बजाय राक्षस जानवरों का सामना करना पसंद करूंगी। वह उदासीनता से बोली, मेरा विवेक साफ है। यांग ये ने कंधे उचकाए, यह तुम्हारा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे चेतावनी के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटा और चला गया।
उसने इधर उधर जाने का फैसला किया। आखिरकार जितना संभव हो सके उतनी परेशानी से बचना सबसे अच्छा था। इस बीच लियान बांझून की आवाज उसके पीछे से आई, वहां एक खजाना है जिसे अग्नि आत्मा फल कहा जाता है। यह ज्वालामुखियों के केंद्र में उगता है और यह सबसे शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा से बनता है। हर कुछ हजार साल में सिर्फ एक ही बनता है। उनमें मौजूद ऊर्जा बेहद शुद्ध और अत्यधिक यांग गुणों वाली होती है। यह सभी जहरों को ठीक कर सकता है और साधकों को अपनी साधना को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यांग ये रुक गया, उसकी ओर देखने लगा और बोला, क्या इससे किसी व्यक्ति की साधना में सुधार हो सकता है? उसने थोड़ा सिर हिलाया, बेशक, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। जहां तक हमारा सवाल है, यह सिर्फ हमारी गहन ऊर्जा को फिर से भर सकता है। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने जवाब दिया, हमारे पास ही एक ज्वालामुखी है और उसके अंदर अग्नि आत्मा फल हैं। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अग्नि आत्मा फल को समान रूप से साझा कर सकते हैं। साथ मिलकर काम करो। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तुम्हारे लिए बेकार है? लियान बांझूंग ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या मैंने ऐसा कभी कहा था? उन्होंने जवाब दिया, आपने कहा था कि यह केवल आपकी गहन ऊर्जा को पुनः भर सकता है। कितनी अज्ञानता है। वह उपहास करते हुए हंसी, क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए ऐसी कोई चीज कितनी कीमती है? हमारी गहन ऊर्जा आपकी गहन ऊर्जा से अलग है। वे प्रकृति में अलग हैं। साधारण ऊर्जा पत्थर और यहाँ तक कि दिव्य क्रिस्टल भी हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं। इसलिए हर बार जब हम अपनी गहन ऊर्जा को समाप्त करते हैं तो हमें ध्यान लगाना पड़ता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता है और फिर इसे खुद को गहन ऊर्जा में बदलना पड़ता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह बिल्कुल धीमा है। यांग ये ने पूछा, क्या वे अग्नि आत्मा फल आपकी गहन ऊर्जा को तेजी से पुनः भर सकते हैं? लियान बांझूंग ने सिर हिलाया, इसमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो यह बहुत ही कम समय में हमारी गहन ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम है। इसलिए यह साधना के उसी क्षेत्र में विशेषज्ञों से लड़ते समय आधे अतिरिक्त जीवन के बराबर है। अगर मेरे पास यह पहले होता तो मैं दानवबू द्वारा घायल नहीं होता। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और बोला, क्या यह मुझे अर्ध देवता क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। उसने आगे कहा, आपकी नींव कमजोर नहीं है, इसलिए अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ भी निश्चित नहीं है। मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि आप तुरंत आगे बढ़ेंगे। हालांकि यह आपके लिए एक अवसर है ना? वास्तव में, यांग ये ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो तुम इसे खुद क्यों नहीं ले लेते? तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? मुझे मत बताओ कि यह तुम्हें बचाने के लिए मुझे बदला चुकाने के लिए है। अगर तुम्हारा ऐसा इरादा होता तो तुम बेकार में खड़ी नहीं रहती। वह कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसे वास्तव में वह पसंद नहीं आया जो उसने किया था, क्योंकि इससे उसे बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। उसने उस बूढ़े आदमी को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन वह ठीक हो गई थी और उसने मदद करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वह डेमन बू के साथ युद्ध में कितने समय तक टिक सकता है। ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। यह बहुत घिनौना था। लियान बांझूंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरा विवेक साफ है। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया, चलो इस बारे में बात नहीं करते। तो मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो? मुझे दूसरों की बुराई करना पसंद नहीं है और मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर तुम मुझे धोखा देने या मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहते हो तो मैं बस यही कह सकता हूं कि तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। लियान बांझूंग ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, यह ज्वालामुखी के केंद्र में उगता है। वहां एक चीज है जिसे लावा टाइटन कहा जाता है। यह शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा से बना है और यह बेहद शक्तिशाली है। अगर हम वहां जाते हैं तो हम पर निश्चित रूप से इसका हमला होगा। हालांकि मैं इसे दूर खींच लूंगा और फिर तुम ज्वालामुखी के केंद्र में घुसकर अग्नि आत्मा फल चुरा लो। यांग ये ने कहा, आप इसे दूर ले जाने वाले हैं? लियान बांझूंग ने पूछा, क्या? यांग ये ने उसकी ओर देखा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करोगे। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या आप ऐसा करेंगे? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो मैं चला जाऊंगा। मुझे डर नहीं है, बस मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे डर है कि मुझे न सिर्फ कोई फल मिलेगा बल्कि मेरी जान भी चली जाएगी। उसने पूछा, तो क्या आप साथ काम करने के लिए सहमत हैं या नहीं? मैं सहमत हूं। यांग ये ने कहा, बेशक हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी किसी बात को लेकर उलझन में हूं। आपने किसी और की तलाश क्यों नहीं की और मेरे पास क्यों नहीं आए? उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, खुद को छिपाने की आपकी क्षमता बहुत अच्छी है। अगर हम आपको विशेष रूप से नहीं खोजते तो हम आपको नहीं ढूंढ पाते।
जहां तक मेरे किसी और की तलाश न करने का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि आप कमजोर हैं, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आप कोई चाल चल रहे हैं। यांग ये मुस्कुराया, ठीक है, हम दोनों खुलकर बात करते हैं। वाकई बहुत बढ़िया, चलो उस ज्वालामुखी पर चलते हैं। वह स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहता था। जैसा कि उसने कहा था, यह उसके लिए एक अवसर था। अगर अग्नि आत्मा फल वास्तव में उसे अर्धदेवता क्षेत्र प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, तो उसके जीवनकाल के साथ उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके अलावा उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। उस समय उसके लिए इस जगह को छोड़ना बहुत आसान होगा। वह चाहता था कि जीवन का झरना उसकी उम्र बढ़ाए और फिर उसकी साधना में आगे बढ़े। लेकिन अगर वह बस आगे बढ़ सकता था, तो उसे जीवन के झरना की जरूरत नहीं थी। चाहे जो भी हो, वह इसे आजमाने का इरादा रखता था। ठीक इसी तरह यांग ये ने लियान बांझून का पीछा किया। पूरे रास्ते में उसने उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी और वह हर समय उसके प्रति सतर्क था। उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यद्यपि वे दोनों एक साथ काम कर रहे थे, फिर भी उसे उसके प्रति सतर्क रहना पड़ता था। पूरे रास्ते में लियान बांझून के चेहरे पर भी सतर्कता का भाव था। हालांकि वह यांग ये के प्रति सतर्क नहीं थी, वह आसपास के माहौल के प्रति सतर्क थी। इसके अलावा यांग ये ने देखा कि वे सीधी रेखा में नहीं जा रहे थे। जाहिर है, यहां तक कि लियान बांझून ने भी यहां कई जगहों पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। इससे यांग ये की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। लियान बांझून को अपनी ताकत के बावजूद भी सावधान रहना था, उसे तो छोड़ ही दीजिए। लिटिल स्काई ने जिस दरवाजे की बात की थी, उस तक अकेले जाने की कोशिश करना वास्तव में यथार्थवादी नहीं था। उसे तो छोड़ ही दीजिए, लियान बांझून को भी वहां पहुंचना मुश्किल होगा। क्योंकि लियान बांझून भी यहां बहुत सी जगहों पर नहीं गया था। जब यांग ये ने पूछा कि इस जगह का निर्माण किसने किया, तो लियान बांझून ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि उसे नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए यांग ये ने दोबारा नहीं पूछा और बस उसके पीछे चला गया। लगभग 1 घंटे बाद लियान बांझूंग अचानक रुक गई और यांग ये ने देखा कि उसके चेहरे पर काफी भद्दा भाव था। यांग ये ने पूछा, क्या गलत है? वह गंभीरता से बोली, हम घिर गए हैं। घिरा हुआ? यांग ये स्तब्ध रह गया। लेकिन उसके शरीर के रोंगटे खड़े होने में बस एक पल ही लगा। उनके चारों ओर अचानक बहुत सी मोटी बेलें उगाई थीं। बेलें खंभों की तरह काली और मोटी थीं। बेलों ने उनके चारों ओर के क्षेत्र को ढक लिया था। वे नसें धीरे धीरे सांपों की तरह उनके पास आ रही थीं। सबसे भयानक बात यह थी कि ये नसें सिर्फ जमीन पर ही नहीं थीं, यहां तक कि हवा भी काली नसों से ढकी हुई थी। यांग ये ने पूछा, वे क्या हैं? लियान बांझूंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आसपास के माहौल पर नजर डाली और ठंडे स्वर में बोली, पेड़ राक्षस, हम बस यहां से गुजर रहे हैं। हमारा तुम्हें नाराज करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा मुझे नाराज करने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच आसपास से एक आवाज आई, तुमने इस जगह पर कदम रखते ही मुझे नाराज कर दिया है। जैसे ही आवाज गूंजना बंद हुई, आसपास की नसें तुरंत यांग यी और लियान बांझून की ओर बढ़ने लगीं। यांग ये के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर ताबूत का ढक्कन उसकी मुट्ठी में आ गया। वह हमला करने ही वाला था, लेकिन लियान बांझून उससे भी तेज था। अचानक उसके हाथ में एक बहुरंगी रिबन आ गया और उसका शरीर उसी जगह घूम गया। एक पल में बहुरंगी रोशनी की अनगिनत किरणें आसपास की लताओं की ओर बढ़ने लगीं। बैंग बैंग बैंग, लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। शिराएं अंतहीन लग रही थीं। हर दिशा से एक के बाद एक लताएं आ रही थीं। अगर कोई बाहर से देखे, तो यांग ये और लियान बांझून के चारों ओर लताओं ने एक बड़ा घेरा बना लिया था, और वह घेरा यांग ये और लियान बांझून पर सिमट रहा था। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते। इस समय वे दोनों ऐसी स्थिति में थे जहां वे केवल निष्क्रिय रूप से अपना बचाव कर सकते थे, और वे उस अस्तित्व की छाया का पता लगाने में भी सक्षम नहीं थे जिसे लियान बानजून ने ट्री मॉन्स्टर कहा था। अगर यह जारी रहा, तो लियान बानजून की मृत्यु हो जाएगी, भले ही उसे सीधे तौर पर न मारा गया हो। लियान बानजून ने यांग ये की ओर देखते हुए कहा, क्या आपके पास कोई योजना है? यांग ये ने सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे बताओ। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, पूरी ताकत से लड़ो और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ो। ऐसे लोगों का सामना करते समय उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका उन्हें डर का अनुभव कराना है। अन्यथा वे और भी अधिक निडरता से हमला करेंगे। इसलिए पीछे हटना बंद करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह ताबूत का ढक्कन अपने हाथ में लिए आगे बढ़ा और उसने ताबूत का ढक्कन बेलों के एक समूह पर दे मारा। धमाका! यांग यी ने अपनी पूरी ताकत से उसके सामने की लताओं को तोड़ दिया। वह रुका नहीं और हमला जारी रखा। लियान बांझूंग ने यांग यी की तरफ देखा और फिर उसने भी खुद को रोकना बंद कर दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके रिबन से एक भयानक शक्ति की लहर निकली। बूम बूम बूम! उसकी पूरी ताकत के कारण लताओं का एक बड़ा विस्तार तुरंत नष्ट हो गया। इस समय उन दोनों ने खुद को रोकना बंद कर दिया था, और बेलें कम और कम होती जा रही थीं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक उग्र चीख गूंजी और फिर उनसे बहुत दूर नहीं एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसका ऊपरी शरीर इंसान का था, लेकिन उसका निचला शरीर पेड़ का तना था। इसके अलावा उसके हाथ भी शाखाओं की तरह थे, इसलिए वह बहुत अजीब लग रहा था। लियान बांझून की आंखें गंभीर भाव से भरी हुई थीं जब वह उसे देख रही थी। यांग ये की बात करें तो उसकी आंखें बहुत शांत थीं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि बूढ़ा आदमी कौन था। बूढ़े आदमी ने लियान बांझून को घूरते हुए कहा, औरत, क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? लियान बांझून ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था, हम बस गुजर रहे हैं और तुम्हें ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या तुम्हें नियम नहीं पता? बूढ़े आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, हर एक व्यक्ति और राक्षस जानवर का अपना क्षेत्र होता है। तुम मनमाने ढंग से मेरे क्षेत्र में घुस आई हो, फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हारा अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। लियान बांझून बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अपना सिर हिलाया, उससे बात करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमला करो, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने ताबूत का ढक्कन उठाया और बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर दिया। लियान बांझूंग और दूसरा आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये अचानक हमला कर देगा। कुछ देर की खामोशी के बाद लियान बांझूंग ने भी बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। कितना दुस्साहस! बूढ़ा आदमी उन दोनों को हमला करते देख झल्ला उठा और उसने अपना हाथ हिलाया। एक पल में सभी दिशाओं से अनगिनत काली बेलें चमक उठीं। अंत में वे यांग यी और लियान बांझूंग की ओर बढ़ गईं। बैंग बैंग बैंग! एक क्षण में ही पूरे क्षेत्र में लगातार विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। लगभग 1 घंटे बाद अचानक वातावरण शांत हो गया। चले जाओ, बूढ़े आदमी ने चेहरे पर बहुत उदास भाव लिए उन्हें देखा। यांग ये ने ताबूत का ढक्कन हटा दिया और फिर उसने लियान बांझूंग को देखा, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह दूर चलने लगा। लियान बांझूंग ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और जल्दी से यांग ये के पीछे चल दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में हत्या करने का इरादा लगभग भौतिक था जब वह उन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। यात्रा के दौरान लियान बांझूंग ने कहा, वह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यांग ये ने सिर हिलाया, मुझे पता है। उसने पूछा, तो फिर तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसने उसकी तरफ देखा और कहा, जिस क्षण उसने बिना कारण पूछे हमला किया, मुझे पता था कि वह हमें जाने नहीं देगा। तो यह दो सेनाओं के बीच लड़ाई की तरह है। अगर आप आत्मविश्वास खो देते हैं, तो दुश्मन और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाएगा। इसलिए हम कोई कमजोरी नहीं दिखा सकते थे। मैं उसे बताना चाहता था कि हम उससे डरते नहीं हैं और हम उससे मरते दम तक लड़ेंगे। एक बार जब आप उससे मरते दम तक लड़ने का फैसला करते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। यांग ये इस बिंदु पर एक पल के लिए रुका और फिर उसने कहा, मनुष्यों की एक बहुत बुरी आदत होती है, और वह है कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना। इसलिए ज्यादातर समय हम कमजोरी नहीं दिखा सकते। एक शब्द, लड़ाई। ठीक उसी पल की तरह जब हमने झुकने से इनकार कर दिया, तो उसने समझौता करने का विकल्प चुना। लेकिन अगर हम कमजोरी दिखाना चुनते हैं, तो वह समझौता नहीं करेगा और हमें जाने देगा। वह हमें वापस लौटने और कुछ और मांगने के लिए मजबूर करेगा। चीजों से निपटने के ऐसे तरीके आपको कई लोगों को नाराज कर देंगे और इससे आपकी मौत की संभावना बढ़ जाएगी। उसने अपना सिर हिलाया। वह काफी उग्र स्वभाव वाली महिला थी, लेकिन उसे लगा कि यांग ये की तुलना में उसका स्वभाव वाकई अच्छा था। यांग ये ने ज्यादातर काम करते समय परिणामों की परवाह नहीं की। पिछली घटना की तरह यांग ये ने वास्तव में उसे अपने साथ ले जाने का इरादा किया था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि हालांकि वह वास्तव में उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे वास्तव में डर था कि वह उससे लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह न करे। जैसा कि यांग ये ने कहा, वह उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन वह उसे अपंग बना सकता है। यदि वह यहाँ गंभीर रूप से घायल हो जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। तो उसने धैर्य रखा था। यह अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि यांग ये ने उस दिन लड़ाई जीत ली थी। हालांकि अगर उसने धैर्य नहीं रखा होता, तो यांग ये निश्चित रूप से मर जाती और उसे बस कुछ चोटें लगती। इसलिए यांग यी के चरम तरीके वे तरीके नहीं थे जिनसे वह सहमत थी। दूसरों को नाराज करना। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, शायद। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते और जल्दी करते हैं। उसे जीवन के ऐसे दर्शन पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि यह समय की बर्बादी है। लियान बांझूंग ने यांग ये की तरफ देखा और एक और शब्द नहीं कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यांग ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपमान नहीं चाहेगी। वे बस गति बढ़ा दी। 2 घंटे बाद यांग यी को लगा कि उनके आसपास की हवा गर्म हो रही है। जाहिर है, वे लगभग ज्वालामुखी के पास पहुंच चुके थे। एक और घंटा बीत गया। आसपास का तापमान और भी ज्यादा बढ़ रहा था। इस समय यांग ये के पास गर्मी का विरोध करने के लिए वध करने की नीयत और तलवार चलाने की नीयत के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
1 घंटे बाद यांग ये और लियान बांझून रुके। दूर एक पहाड़ था। यांग ये ने जब पहाड़ देखा तो वह पूरी तरह चौंक गया। ज्वालामुखी उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसके सामने ज्वालामुखी आग की लपटों से भरा एक जलता हुआ पहाड़ जैसा था। वास्तव में यह आग की लपटों का पहाड़ था, लेकिन लपटें बहुत बड़ी थीं। यांग ये ने पूछा, वह लावा टाइटन कितना शक्तिशाली है? यह बहुत शक्तिशाली है, लियान बांझूंग ने गंभीरता से कहा, यह बाहरी दुनिया से नहीं है। यह इसी जगह का प्राणी है और इसे स्थानीय माना जा सकता है। स्थानीय? यांग ये ने उसकी ओर देखा, आप सभी बाहर से हैं? उसने सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, कहाँ? उसने उसकी ओर देखा और कहा, इतना कुछ क्यों पूछ रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। लियान बांझूंग ने उससे नजरें हटाईं और ज्वालामुखी की ओर देखा। वास्तव में ज्वालामुखी के भीतर अग्नि तत्व ऊर्जा उस लावा टाइटन के लिए बेकार है, क्योंकि यह सबसे शुद्ध अग्नि तत्व स्प्राइट किंग है। इसलिए अग्नि आत्मा फल इसके लिए बेकार है। दुर्भाग्य से वह साथी लगातार ज्वालामुखी पर कब्जा कर रहा है। हालांकि अगर वह वहां नहीं होता तो अग्नि आत्मा फल शायद बहुत पहले ही ले लिए गए होते। यांग ये दंग रह गया। एक अग्नि प्रेत राजा? उसने सिर हिलाया। एक सच्चा अग्नि स्प्राइट राजा, एक ऐसा अस्तित्व जो केवल स्प्राइट भगवान से हीन है। एक प्रेत प्रभु। स्ट्रोई। इस समय यांग ये ने स्ट्रोई के बारे में सोचा, क्योंकि स्ट्रोई एक स्प्राइट लॉर्ड था। ब्लाइंड मैडन ने जो कहा था उसके आधार पर स्ट्रोई सभी स्प्राइट्स को दबा सकता था। अगर स्ट्रोई यहाँ होता तो उसके लिए फायर स्पिरिट फ्रूट्स प्राप्त करना बिल्कुल आसान होता। दुर्भाग्य से यांग ये ने गहरी सांस ली। अगर वह यहाँ से जिंदा निकल गया तो उसने तुरंत बड़ी दुनिया की यात्रा करने और दिव्य फीनिक्स कबीले की ओर जाने का फैसला कर लिया होगा। वह चाहता था कि वे अपने खून से इसकी कीमत चुकाएं। लियान बांझूंग ने गंभीरता से कहा, मैं लावा टाइटन को दूर खींच लूंगा और फिर तुम चुपके से अंदर घुसने का मौका तलाशोगे। याद रखना कि जैसे ही तुम्हें फायर स्पिरिट फ्रूट्स मिल जाएं, तुरंत चले जाना। नहीं तो अगर यह वापस आ गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जब तक यह ज्वालामुखी के भीतर रहता है तब तक यह व्यावहारिक रूप से अजेय है। इसलिए तुम्हारा तो कहना ही क्या, 5 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों की संयुक्त सेना भी इसे तब तक नहीं मार सकती जब तक यह ज्वालामुखी के भीतर है। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं इसे प्राप्त करते ही चला जाऊंगा। उसने हल्का सा सिर हिलाया और फिर वहीं गायब हो गई। टकराना। लगभग 3 सांसों के बाद ज्वालामुखी से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा और आसमान में उछल गया। एक पल में पूरा आसमान जलने लगा। उसी समय एक लावा टाइटन जो आकार में प्राचीन सम्राट पायथन के बराबर था, आसमान में दिखाई दिया। कितना शक्तिशाली! यांग ये के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था जब वह लावा टाइटन को देख रहा था। यह निश्चित रूप से उस बूढ़े आदमी डेमन वू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लावा टाइटन को लियान बांझूंग के साथ युद्ध में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे कुछ समय तक लड़ते रहे और धीरे धीरे ज्वालामुखी से दूर जाने लगे। यांग ये तुरंत एक छाया में परिवर्तित हो गई जो ज्वालामुखी में जा गिरी। जैसे ही वह ज्वालामुखी में दाखिल हुआ, यांग ये की आवाज गूंजी और वह सदमे से भरी थी, क्या बकवास है। यह गर्म था। जैसे ही वह ज्वालामुखी में गया, उसका शरीर वहां की अत्यधिक गर्मी से लगभग पिघल गया। यांग ये के आश्चर्यचकित होने का एक और कारण था, और वह यह कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की गर्मी इतनी भयानक होगी कि उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसका शरीर अमरलोक में था। सौभाग्यवश उसने महत्वपूर्ण क्षण पर अपनी तलवार की नीयत और वध की नीयत से एक सुरक्षात्मक अवरोध बना लिया था। बाधा के भीतर सुरक्षित रहते हुए उसे तुरंत बेहतर महसूस हुआ। यांग ये ने तुरंत आसपास के माहौल पर नजर डाली और ज्वालामुखी के केंद्र की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह ज्वालामुखी में गहराई तक गया, तापमान और भी ज्यादा बढ़ता गया, और यांग ये के पास इसका विरोध करने के लिए लगातार तलवार और वध की मंशा का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये के रुकने में काफी समय बीत गया। दूर एक आग का पेड़ था और ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से आग से बना है। यांग ये की आंखों में जलती हुई इच्छा की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि पेड़ पर 5 चमकीले लाल फल थे। फल ऐसे लग रहे थे जैसे वे लावा से बने हों, और वे पूरी तरह से गहरे लाल रंग के थे। इसके अलावा उनके माध्यम से हल्की आग जैसी लाल रोशनी बह रही थी। अग्नि आत्मा फल। स्पष्टतः वे अग्नि आत्मा फल थे। यांग ये तुरंत उन्हें लेने नहीं गया, बल्कि उसने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। आखिर कौन जानता था कि लावा टाइटन के अलावा यहाँ और कुछ भी था जो उसके लिए खतरा बन सकता था। क्या होगा अगर कोई दूसरा लावा टाइटन प्रकट हो जाए? वह मुसीबत में पड़ जाएगा। अंत में जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि कोई खतरा नहीं है, तो यांग ये विशाल पेड़ के पास गए, और फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अग्नि आत्मा फलों को अपने स्थानिक वलय के भीतर रख दिया। यह सहज था, अत्यंत चिकना। जब यांग ये जाने ही वाला था तो उसने अचानक नीचे देखा। उसके नीचे एक अग्नि कमल था और वह बंद था, इसलिए वह नहीं देख सका कि उसके अंदर क्या था। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर वह पलट कर चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि वहां कुछ है।
या यह कोई खजाना भी हो सकता है। हालांकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत ज्यादा लालची होना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग खुद पर मौत ला सकते हैं। जहां तक उसका सवाल था, अग्नि आत्मा के फल पर्याप्त थे। हालांकि अग्निकमल अचानक धीरे धीरे खिलने लगा। यांग ये रुक गया और नीचे देखा, उसकी आंखों में सतर्कता की झलक थी। लेकिन जब वह पूरी तरह से खुल गया तो वह दंग रह गया, क्योंकि अग्निकमल के केंद्र में लपटों का एक छोटा सा गोला था। स्प्राइट। यही पहली बात थी जो दिमाग में आई। यांग ये ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जाने का इरादा किया। लेकिन अचानक आग की गेंद उसके सामने आ गई और फिर उसमें से दो छोटे हाथ निकले। हाथ बहुत छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हाथ। उसके बाद आग की गेंद से एक छोटा सिर निकलने में भी देर नहीं लगी। एक पल में एक छोटी लड़की जो पूरी तरह से लाल थी और आग की लपटें निकाल रही थी, यांगे के सामने प्रकट हुई। वह लगभग 2 या 3 साल की उम्र की लग रही थी और वह बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि यांगे के चेहरे पर बहुत सतर्क भाव था। छोटी लड़की यांगे के चारों ओर घूम रही थी और उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। अचानक वह छोटा भंवर उसके भीतर घूम गया और फिर चूषण बल की एक लहर बाहर निकली और तुरंत ही उस छोटी लड़की को आदि शिवालय में खींच लिया। यांगे दंग रह गया। एक पल बाद यांगे की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और वह अपनी चेतना को अपने शरीर में विसर्जित करने वाला था। अचानक ज्वालामुखी के बाहर से क्रोध की एक उन्मादी चीख गूंजी और फिर घातक दबाव की एक लहर ने यांगे पर हमला किया। भाड़ में जाओ, यांगे ने गाली दी और फिर वह भाग गया। जैसे ही वह ज्वालामुखी से बाहर निकला, एक विशाल जलती हुई मुट्ठी आग की लहर लेकर उसकी दिशा में नीचे गिर पड़ी। यांगे की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से ताबूत का ढक्कन हटा लिया। धमाका। यांगी और ताबूत का ढक्कन उड़ गया। ठीक उसी समय जब उसका फिगर उड़ गया, एक बहुरंगी रिबन उसके पीछे दिखाई दिया और उसके फिगर को सहारा दिया। उसके बाद लियान बांझूंग उसके सामने प्रकट हुई। उसने उसका कंधा पकड़ा और दूर की ओर गायब हो गई। लियान बांझूंग ने पूछा, क्या तुम्हें समझ में आया? यांग ये ने सिर हिलाया। वह बहुत खुश थी और कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसने दूर की ओर देखा और देखा कि आग की एक लहर उनके पीछे से आ रही है। यह देखकर वह भौंचक्की रह गई। वह एक पल के लिए चुप रही और फिर उसने यांग ये को देखा। तुम वहां क्या कर रहे थे? यांग ये ने कड़वी मुस्कान दी। उसने कुछ नहीं किया था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यह आदिकालीन शिवालय था। लियान बांझूंग ने यांग ये को घूरते हुए कहा, यह आमतौर पर अपना इलाका कभी नहीं छोड़ता, लेकिन अब यह लगातार हमारा पीछा कर रहा है। इसके अलावा मैं महसूस कर सकता हूं कि यह बहुत गुस्से में है। आपने निश्चित रूप से वहां से अग्नि आत्मा फल नहीं लिया है। यांग ये ने सिर हिलाया। वास्तव में? लियान बांझूंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। चाहे तुमने जो भी लिया हो, उसे अभी लौटा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। यांग ये हैरान था। हम क्यों मरेंगे? वह बहुत गुस्से में थी। यह जगह खतरों से भरी है। अगर यह हमारा पीछा करना बंद नहीं करता, तो हम कैसे भागेंगे? अगर हम किसी खतरनाक इलाके में भाग गए तो क्या होगा? हमें आगे और पीछे दोनों तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे। सिर्फ हम दोनों की बात तो दूर, अगर हमारे साथ एक और द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ भी हो, तो भी हम इसे नहीं मार पाएंगे। समझे? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मैं समझ गया। लेकिन यह मामला काफी जटिल है। मैं गंभीर हूं। मेरा इरादा इसे ले जाने का नहीं था। इसलिए मुझे अपने साथ ले जाओ और अभी भाग जाओ। मैं मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट। लियान बांझूंग ने यांग ये को देखा। अगर आप इसे 15 मिनट में नहीं सौंपते हैं, तो इसका सामना खुद ही करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक और शब्द नहीं बोला और बस यांगी के कंधे को पकड़कर अपनी गति बढ़ा दी। यांग ये जोर से हंसा। आदिकालीन शिवालय हमेशा ऐसी ही चीजें करता था। अगर तुम कुछ चाहते भी हो, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा। मैं बहुत कमजोर हूं, फिर भी तुम बिना सोचे समझे ले लेते हो। मैं इसके परिणामों को सहन नहीं कर सकता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया। उसने पहले स्तर को स्कैन किया, लेकिन उसने छोटी लड़की को नोटिस नहीं किया। वह यहाँ नहीं है। यांग ये दूसरे स्तर पर गया। निश्चित रूप से उसने वहां छोटी लड़की को देखा। इस समय वह गोली भट्टी के सामने तैर रही थी और वह गोली भट्टी के भीतर दिव्य यिन ज्वाला को घूर रही थी। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसने दिव्य यिन ज्वाला को छूने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि वह किसी चीज से डरी हुई लग रही थी और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन वह अभी भी उसे छूना चाहती थी, इसलिए उसने उसे फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ाया। यांग ये का क्लोन छोटी लड़की के सामने प्रकट हुआ। उसे यांग ये से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे देखकर वह मुस्कुराए और फिर उसने मुड़कर दिव्य यिन ज्वाला को फिर से देखा। यांग यी के क्लोन ने दिव्य यिन ज्वाला की ओर देखा। उसने सोचा था कि आदिकालीन पैगोडा ने छोटी लड़की को यहाँ खींच लिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह स्पष्ट रूप से दिव्य यिन ज्वाला थी जिसने ऐसा किया था।
यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, वरिष्ठ, आप उसे खा जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? ऐसे प्राणी खुद को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को खा सकते हैं, और इसीलिए उसने ऐसा सोचा। इस बीच दिव्य येन ज्वाला से आग की एक किरण निकली। यह बहुत तेज थी और तुरंत ही छोटी लड़की के माथे के बीच में घुस गई। उसका शरीर तुरंत कांप उठा, और फिर उसके चारों ओर की लपटें तुरंत ही हिंसक रूप से कांपने लगीं और फिर रूपांतरित होने लगीं। यांग ये ने राहत की सांस ली। उसका इरादा छोटी लड़की को निगलने का नहीं है। हो सकता है कि उसे उससे लगाव हो गया हो और वह उसे कुछ मार्गदर्शन देना चाहता हो। छोटी लड़की स्पष्ट रूप से एक स्प्राइट थी, और वह एक छोटी स्प्राइट किंग भी हो सकती है। हालांकि दिव्य येन ज्वाला की तुलना में वह निश्चित रूप से कमतर थी। उसे नहीं पता था कि दिव्य येन ज्वाला किस स्तर की थी, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत शक्तिशाली थी। शायद यह ताबूत को पिघला भी सकती थी। इस बीच छोटी लड़की का शरीर शांत हो गया था। इस समय यांग ये को लगा कि उसके द्वारा उत्सर्जित ज्वालाएं और भी अधिक भयानक हो गई हैं। जाहिर है, दिव्य येन ज्वाला ने उसे बदलने में मदद की थी। यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। अचानक एक आवाज गूंजी, उसे लेकर जाओ। यांग ये ने दिव्य येन ज्वाला पर नजर डाली, और फिर उसने छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की गोली भट्टी के पास चली गई, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्य येन ज्वाला को धीरे से छुआ। वह बेहद खुश लग रही थी जब उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बीच यांग ये उसके पास आया और मुस्कुराया, अगर हम भविष्य में फिर से मिलते हैं तो आप यहाँ फिर से आ सकते हैं। उसने दिव्य येन ज्वाला की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसे यहाँ आने देने से निश्चित रूप से उसे कोई खतरा नहीं होगा। यह बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। वह यांग यी की ओर देखने के लिए मुड़ी, और उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो गई। ठीक इसी तरह यांग ये ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और आदिकालीन पैगोडा से बाहर चला गया, जबकि वह अनिच्छा से दिव्य येन ज्वाला को देख रही थी। बाहरी दुनिया में लियान बांझून की पलकें झपक गईं जब उसने देखा कि एक छोटी सी ज्वलंत लड़की अचानक यांग ये की बाहों में प्रकट हुई थी, एक प्रेत। तुम। यांग ये ने कंधे उचका दिए और फिर वह छोटी बच्ची को पकड़े हुए लावा टाइटन की ओर चलने लगा। लावा टाइटन हमला करने ही वाला था, लेकिन यांग ये की बाहों में छोटी बच्ची को देखकर वह तुरंत रुक गया। लावा टाइटन को देखकर छोटी लड़की बहुत खुश हुई और फिर वह एक ज्वलंत प्रकाश की किरण में बदल गई जो उसके सामने प्रकट हुई। कोई नहीं जानता कि उसने उससे क्या कहा, लेकिन लावा टाइटन की आंखों में शत्रुता गायब हो गई, लेकिन सतर्कता का एक निशान अभी भी बना हुआ था। लावा टाइटन ने कुछ नहीं कहा। उसने यांग ये और लियान बांझून की तरफ सिर्फ नजर डाली और फिर मुड़कर चली गई। अचानक छोटी लड़की उड़कर यांग ये के पास गई और उसे धीरे से गले लगा लिया। उसके बाद वह पलटी और लावा टाइटन के पास लौट आई। लावा टाइटन न तो रुका, न ही पीछे मुड़ा, लेकिन छोटी लड़की यांग ये को हाथ हिलाती रही। काफी समय बीतने के बाद लावा टाइटन और छोटी लड़की उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। यांग ये ने अपनी नजर हटा ली, अपनी हथेली पलटी, और 3 अग्नि आत्मा फल लियान बांझून के सामने प्रकट हुए। 5 थे। तुमने सबसे ज्यादा किया, इसलिए तुम्हें 3 मिले। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटा और चलने लगा। लियान बांझून ने अपने सामने रखे फलों पर नजर डाली, और फिर उसने उसकी ओर देखा, तुम कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये वहीं गायब हो गया। भले ही उन्होंने अभी अभी साथ काम किया था, यांग ये वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है। लियान बांझून ने उस दिशा में देखा जिस ओर यांग ये गायब हो गई थी, और वह चुप रही। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। लियान बांझून से निकलने के बाद यांग ये को एक ऐसी जगह मिली जो उसे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित लगी, और फिर वह जमीन में घुस गया। जब वह 3 किलोमीटर से ज्यादा भूमिगत हो गया, तो यांग ये ने बर्फ का ताबूत निकाला। उसके बाद वह प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश करने से पहले बर्फ के ताबूत में लेट गया। आदिकालीन शिवालय के प्रथम स्तर में यांग ये ने एक अग्नि आत्मा फल निकाला और उसे निगल लिया। उसका इरादा अर्ध देवता क्षेत्र में आक्रमण करने का था। अध्याय 1489। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपंग नहीं हो जाते। अर्ध देवता क्षेत्र। यदि वह अर्ध देवता क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो उसकी जीवन अवधि की समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा उसकी शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। हालांकि वह जानता था कि बाहरी ताकतों की मदद से बलपूर्वक आगे बढ़ने से निश्चित रूप से नुकसान होगा, खासकर तब जब वह अभी शून्य क्षेत्र में पहुंचा था। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह इस स्थान को छोड़ सकेगा या नहीं, और अंधकार के वन में जीवन का झरना मौजूद है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। इसलिए उसके पास अर्ध देवता क्षेत्र में आक्रमण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पैदा होने वाली संभावित समस्याओं को समय के साथ धीरे धीरे हल किया जा सकता था। आखिरकार उसके पास प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा थी, इसलिए वह वास्तव में इसके बारे में चिंतित नहीं था। ज्यादा से ज्यादा इसमें बस कुछ समय लगेगा। वह आदिम शिवालय में अर्ध देवता क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसलिए आया था क्योंकि उसे डर था कि उसके आगे बढ़ने से बाहरी दुनिया में हलचल मच जाएगी।
जब वह आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से काफी हलचल मचेगी। अगर उस हलचल ने किसी शक्तिशाली राक्षस जानवर या इंसान का ध्यान खींचा, तो उसकी हरकतें मौत को दावत देने से अलग नहीं होंगी। इसके अलावा आदिम शिवालय में उसे कम समय लगेगा। आखिरकार आदिकालीन पैगोडा का एक दिन बाहरी दुनिया के 10 दिनों के बराबर था। एक और लाभ था, और वह यह कि अगर वह आदिम शिवालय के भीतर आगे बढ़ता तो स्वर्ग की आंख दांव प्रकट नहीं होती। अगर वह बाहरी दुनिया में होता तो आगे बढ़ने पर निश्चित रूप से स्वर्गीय क्लेश उतरता। तीसरे स्तर पर यांग ये जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। जैसे ही अग्नि आत्मा फल उसके शरीर में प्रवेश किया, शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा की एक लहर तुरंत उसके शरीर में ज्वार की तरह बह गई। यह ऊर्जा न केवल शुद्ध और शक्तिशाली थी, बल्कि बेहद गर्म भी थी। सौभाग्य से उसके आंतरिक अंग और मेरिडियन इसे सहन कर सकते थे, क्योंकि अब वह अमर लोक में था। समय बीतता गया, यांग ये की आभा और भी मजबूत होती गई। इसके अलावा उसके शरीर से हल्की लपटें निकल रही थीं। जियाओ युक्सी ने साधना बंद कर दी थी। वह उसके थोड़ा आगे बैठी थी, और जब वह उसे देख रही थी तो उसकी निगाहों में चिंता की झलक थी। वह स्वाभाविक रूप से यांग ये की स्थिति के बारे में जानती थी। यह सफलता यांग ये के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगर वह सफल हो गया तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वह असफल हो गया तो यांग ये बहुत बुरी स्थिति में होगा। इस बार अगर यांग ये असफल हुआ तो उसकी मृत्यु हो सकती है। यांग ये की आभा और अधिक प्रबल होती जा रही थी। एक दिन बाद धमाका, उससे ऊर्जा की एक भयावह लहर फूट पड़ी, लेकिन उस ऊर्जा को हवा में लुप्त होने में अधिक समय नहीं लगा। जियो युक्सी तुरंत खड़ी हो गई, और फिर वह बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। यांग ये को अपनी आंखें खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जियाओ युक्सी ने जल्दी से पूछा, क्या आप सफल हुए? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा। जियाओ युक्सी का चेहरा फीका पड़ गया, और फिर वह मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी एक मौका है। बेशक हम करते हैं। यांग ये मुस्कुराया, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद उसके भीतर का छोटा भंवर पागलों की तरह घूमने लगा, और फिर प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा की अनगिनत किस्में तुरंत छोटे भंवर से बाहर निकल आईं। यांग यी स्वाभाविक रूप से ऐसे ही हार नहीं मानेगी। अगर वह हार मानने वाला भी था, तो वह ऐसा तभी करेगा जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। अभी तक, जब तक उसके पास क्षमता है, वह अंत तक लड़ने का इरादा रखता है। जैसे ही आदिम बैंगनी ऊर्जा उसके भीतर प्रकट हुई, उससे निकलने वाली आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। प्राइमोडियल पैगोडा के पहले स्तर पर लिटिल स्काई, जो पहले स्तर पर दुनिया भर में यात्रा कर रही थी, अचानक रुक गई थी। उसने ऊपर की ओर देखा और धीरे से बोली, ऐसा लगता है जैसे कोई आगे बढ़ रहा है। बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी उसके पास थे, और उन्होंने बस उसकी ओर देखा और चुप रहे। यांग ये के अशुभ क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें यांग ये की मदद करने की क्षमता खो देने वाला माना जा सकता था। इसलिए लिटिल स्काई ने उन्हें जगह जगह घसीटा था। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी। लिटिल स्काई ने आसमान की ओर देखा और बहुत देर तक चुप रही। उसके बाद उसने अपनी नज़र हटा ली और धीरे से बोली, यह निश्चित रूप से फिर से वही आदमी है। अगर वह यहाँ आगे बढ़ता है तो कोई स्वर्गीय क्लेश नहीं होगा। क्या यह धोखा देने के बराबर नहीं है? बोलते समय उसने बिग ब्लैकी को देखा और कहा, बिग ब्लैकी, जब तुम भविष्य में आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ आगे मत बढ़ो। समझे? बिग ब्लैकी ने लिटिल स्काई को देखा और उसकी आंखों में प्रश्नवाचक निगाहें थीं। लिटिल स्काई ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में कई लोग सोचते हैं कि स्वर्गीय क्लेश कुछ ऐसा है जिसे स्वर्ग ने लोगों को दंडित करने के लिए बनाया है। यह सही नहीं है। अगर स्वर्ग लोगों को दंडित करना चाहता, तो वह आपके बेहद कमजोर होने पर क्लेश बिजली गिरा सकता था। उस समय क्या आप ऐसे शक्तिशाली क्लेश बिजली के खिलाफ लड़ पाएंगे? लेकिन स्वर्ग ने ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग का दुनिया में सभी चीजों के विकास को प्रतिबंधित करने का कोई इरादा नहीं है। उसने इस बिंदु तक बोलते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन अगर हर कोई खेती करेगा तो यह दुनिया का बहुत बड़ा उपभोग होगा। खासकर वे शक्तिशाली मनुष्य और राक्षस जानवर। उनकी हर उन्नति दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को समाप्त कर देगी। अगर उन्हें बिना रोक टोक के लेने की अनुमति दी गई तो 100 साल से भी कम समय में दुनिया गायब हो जाएगी। बड़ी ब्लैकी और छोटी ब्लैकी दोनों की आंखों में उलझन भरे भाव थे। जाहिर है, वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि उसने क्या कहा था। इस बीच लिटिल स्काई ने कहा, संयम। दुनिया में प्रतिबंध होने चाहिए। यह व्यवस्था की तरह है। अगर कोई प्रतिबंध और व्यवस्था नहीं है, तो दुनिया अपने निवासियों द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आगे बढ़ो, क्योंकि राक्षस जानवर और मनुष्य जो स्वर्गीय क्लेशों का अनुभव करते हैं, वे बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह केवल उनकी ताकत में ही नहीं दिखता, यह मानसिक स्थिति में भी दिखता है। यदि तुम यहाँ आगे बढ़ते हो तो तुम स्वर्गीय क्लेश से खतरे का सामना नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी ताकत और मानसिक स्थिति उन मनुष्यों और राक्षस जानवरों से बहुत कम होगी जिन्होंने अपने स्वर्गीय क्लेशों का अनुभव किया है। इसके अलावा तुम में लगातार ऐसी चालाकी का सहारा लेने की मानसिकता भी विकसित हो सकती है।
बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी ने एक दूसरे को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। आखिर में उन्होंने लिटिल स्काई को देखा। जाहिर है वे पूछ रहे थे कि यांग ये यहाँ क्यों आगे बढ़ रहा है। लिटिल स्काई ने बड़े ब्लैकी के सिर को धीरे से थपथपाया और मुस्कुराया, वह पहले जैसा नहीं रहा। वह एक तलवार साधक है जो सीधे अपने दिल का सामना करता है। वह जो कर रहा है उसके बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह खुद को धोखा नहीं देगा, इसलिए जब उसकी मानसिक स्थिति की बात आती है तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक उसकी ताकत की बात है तो यह और भी छोटी समस्या है। स्वर्गीय क्लेश किसी को गुस्सा दिला सकता है, लेकिन साधारण स्वर्गीय क्लेश उसके लिए पूरी तरह से निरर्थक हैं, क्योंकि उसकी ताकत अर्ध देवताओं के लिए स्वर्गीय क्लेश से कहीं अधिक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिटिल स्काई बिग ब्लैकी की पीठ पर खड़ा हो गया और बोला, चलो उसे भूल जाते हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है, चलो इसे देखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि यह दुनिया कैसे बनी। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बिग ब्लैकी पर हल्के से अपना पैर पटका। बिग ब्लैकी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। इसके विपरीत, बिग ब्लैकी ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और लिटिल ब्लैकी के साथ आगे चलने लगा। ठीक इसी तरह, लिटिल स्काई एक अज्ञात धुन गुनगुनाती हुई बिग ब्लैकी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। तीसरे स्तर पर, इस समय, यांग ये की आभा अत्यंत भयानक सीमा तक शक्तिशाली थी। उसकी आभा ने शियाओ युक्सी के दिल की धड़कन को भी थोड़ा बढ़ा दिया। इस समय, यांग ये पागलों की तरह अग्नि आत्मा फल से बची हुई ऊर्जा को खा रहा था, और वह अपनी साधना को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी स्वयं की आदिम बैंगनी ऊर्जा का उपयोग भी कर रहा था। इन दोनों ऊर्जाओं के प्रभाव से उसकी आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। इस समय उसकी आभा किसी भी देवता से कम नहीं थी। वास्तव में, भले ही वह देवता क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उसका शरीर देवता के शरीर के बराबर था। अगर उसे तलवार साधक के रूप में नहीं आंका जाता और इसके बजाय उसे शरीर साधक के रूप में आंका जाता, तो वह देवता था। यही कारण था कि वह द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने के लिए ताबूत का ढक्कन उठा सकता था। एक दिन बाद, यांग यी के शरीर से एक भयानक आभा की लहर फूट पड़ी। लेकिन उस आभा को उसके शरीर में वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच, यांग ये ने अपनी आंखें खोली, और उनमें से एक चमकदार रोशनी की किरण चमक उठी। जियाओ युक्सी ने जल्दी से थोड़ी कांपती आवाज में पूछा, क्या आप सफल हुए हैं? यांग ये ने उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरी, आह। शियाओ युशी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह तुरंत उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। इस बीच, यांग ये ने अचानक अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं, और फिर उसके माथे पर धीरे से चूमा। वह मुस्कुराया, आह, मैं केवल अर्ध देवता क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ। मैं देवता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। कितनी अफसोस की बात है। शियाओ युक्सी की नाजुक आकृति कांप उठी जब उसने उसकी बात सुनी, और फिर उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपार खुशी झलक रही थी। क्या क्या यह सच है? यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं अब एक अर्ध देवता हूँ। मुझे आखिरकार इस शापित जगह पर इतना आतंकित होने की जरूरत नहीं है। इस बीच, जियाओ युक्सी ने अचानक यांग ये को चूम लिया। यांग ये इस बात से थोड़ा स्तब्ध रह गया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह पहल करेगी। ठीक उसी समय जब वह उसे चूमने वाला था, उसने अचानक उसके होंठ काट लिए। यांग ये को स्वाभाविक रूप से इससे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, और उसने बस जियाओ युक्सी को देखा जो थोड़ा शर्मा रही थी। वह मुस्कुराया, क्या तुम नाराज हो? उसने अपना सिर हिलाया, जब तक तुम ठीक हो, तब तक सब ठीक है। यह केवल अस्थायी है, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। वह भूला नहीं था कि वह कहाँ था। अगर वह बाहरी दुनिया में होता, तो उसकी वर्तमान शक्ति देवताओं को भी नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस जगह पर, उसके पास केवल खुद को जीवित रखने की क्षमता थी। जियाओ युक्सी ने उसे कसकर गले लगाया और धीरे से बोली, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हमेशा। यांग ये का दिल गर्म हो गया। उसने उसे कमर से गले लगा लिया। जियाओ युक्सी, सु किंगशी, झूंग वेरन, लिटिल याओ, ये सभी यांग ये के लिए लड़ने की प्रेरणा थे। महिमा और धन की तो बात ही छोड़िए, वह उनके लिए अनंत जीवन और अपनी तलवार भी त्याग सकता था। बेशक, वह यह समझता था कि अगर वह अपनी तलवार छोड़ देगा, तो वह अपनी तलवार भी खो देगा। यांग ये कुछ समय तक शियाओ युक्सी के पास रहा, और फिर वह आदि शिवालय से चला गया। बाहरी दुनिया में 20 दिन बीत चुके थे। हालांकि, अब समय उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। एक शून्य का जीवन काल लगभग 13,000 वर्ष था, और एक अर्ध देवता का जीवन काल लगभग 20,000 वर्ष था। दूसरे शब्दों में, अब उसके पास लगभग 7,000 वर्ष थे। यद्यपि 7,000 वर्ष एक बहुत बड़ी अवधि लगती है, लेकिन वास्तव में इसे केवल एक बार तारकीय तलवार आरेख का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, अब वह निश्चित रूप से इसका जल्दबाजी में उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यांग ये जमीन के नीचे से निकला और आसपास के माहौल पर नजर डाली। वह बस वहां से निकलने ही वाला था कि एक भयानक आभा उस जगह पर छा गई जहां वह खड़ा था।
बहुत देर नहीं लगी कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि डेमन वू था। उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? यांग ये दंग रह गया। लेकिन उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसने जमीन से बाहर निकलने के बाद खुद को छिपाने के लिए तलवार के क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया था। दानव वू के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब वह यांग ये को देख रहा था। वह महिला अब यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे देखना है कि मुझे तुम्हें मारने से कौन रोक सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग ये पर आक्रमण कर दिया। यांग ये ने अपनी गर्दन मोड़ी, हथेली घुमाई और ताबूत का ढक्कन उसकी मुट्ठी में आ गया। बुरे कमीने, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपंग नहीं हो जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे डेमन वू पर पटक दिया। डेमन वू की आंखों में मारने का इरादा भर गया। उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और उसने तुरंत अपनी दाहिनी मुट्ठी कसी और उसे यांग ये के ताबूत के ढक्कन पर पटक दिया। धमाका! यहाँ का स्थान तुरंत हिंसक रूप से कांप उठा और फिर वे दोनों उड़ गए। यांग ये 300 मीटर दूर उड़ने के बाद रुक गया, जबकि डेमन वू 200 मीटर से थोड़ा अधिक दूर उड़ने के बाद रुक गया। अभी जो कुछ हुआ था उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि यांगी को नुकसान हो रहा है। हालांकि दानव वू का चेहरा गंभीर हो गया था और उसने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुमने अर्ध देवता क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। यांग ये ने सिर हिलाया, मैंने अभी किया। हैरान हो गए, एक अर्ध देवता अभी भी एक चींटी है। दानव वू ने उग्रता से कहा, और फिर वह यांग ये के सामने प्रकट हुआ और फिर से यांग ये की ओर अपनी मुट्ठी पटक दी। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की, उसने बस ताबूत का ढक्कन उठाया और झूल गया। धमाका! दोनों को फिर से उड़ा दिया गया, लेकिन उन्हें एक बार फिर एक दूसरे पर हमला करने में बस एक क्षण ही लगा। यहाँ लगातार विस्फोटों की आवाजें आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनमें भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। करीब 2 घंटे बाद दोनों रुक गए। दानव वू ने यांग ये को अपने चेहरे पर बेहद भद्दे भाव के साथ देखा, क्योंकि उसने देखा कि वह यांग ये को कुछ नहीं कर सकता। यिन और यांग की ऊर्जा यांग ये के भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। भले ही यांग ये के पास खुद को बचाने के लिए ताबूत का ढक्कन हो, फिर भी यिन और यांग की ऊर्जा यांग ये को घायल कर सकती थी। हालांकि उसने यांग ये के बारे में कुछ ऐसा देखा था जो ताबूत के ढक्कन से भी ज्यादा भयानक था। यह यांग ये की रिकवरी थी। यांग ये की रिकवरी बहुत भयानक थी। यांग ये युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से घायल हो गई थी, लेकिन यांग ये को फिर से पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दानव वू शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह सचमुच शक्तिहीन महसूस कर रहा था। पिछली लड़ाई के दौरान उसके उन्मत्त हमले यांग ये को बुरी तरह घायल कर सकते थे, फिर भी अब वह यांग ये को और अधिक घायल नहीं कर सकता था। यांग ये की ताकत में जबरदस्त वृद्धि के अलावा 2 अन्य कारण भी थे। सबसे पहले, ताबूत का ढक्कन वास्तव में बहुत मजबूत था। दूसरे, यांग ये की रिकवरी बहुत तेज थी। दानव वू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसकी आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही वह यांग ये को मार भी दे, लेकिन वह युद्ध में बलपूर्वक अपंग हो जाएगा। अगर इस जगह ऐसा हुआ, तो यह उसके लिए मौत लाने से अलग नहीं होगा। इसलिए उसने निर्णायक रूप से छोड़ने का फैसला किया। उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी। अंत में यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि यांग ये ने उसे लियान बांझून को मारने से रोका था, और इसीलिए उसने यांग ये को मारने का इरादा जगाया था। अगर वह यांग ये को मार सकता था और उसे केवल एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब वह अच्छी तरह से जानता था कि यांग ये को मारने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा करना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। यांग ये ने डेमन वू का पीछा नहीं किया, क्योंकि यह व्यर्थ था। डेमन वू उसे नहीं मार सकता था और वह डेमन वू को नहीं मार सकता था। उसकी वर्तमान ताकत और द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत के बीच अभी भी एक अंतर मौजूद था। हालांकि उस अंतर को ताबूत के ढक्कन से बंद किया जा सकता था। द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ उसे नहीं मार सकते थे, जब तक कि उसके पास खुद को बचाने के लिए ताबूत का ढक्कन था। हालांकि वह द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी नहीं मार सका। भले ही वह पुनर्जन्म तलवार का उपयोग करता हो, फिर भी वह दानव वू को नहीं मार पाएगा। जब तक वह देवता क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता और पुनर्जन्म तलवार को अंजाम नहीं देता, या अधिक स्वर्ग के पार जाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब शायद वह दानव वू को मारने में सक्षम हो सकता है। भले ही वह दानव वू को मारने में विफल रहा हो, फिर भी वह दानव वू के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिर भी अब भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। अब वह केवल अपने जीवन की रक्षा कर सकता था, लेकिन वह इससे बहुत संतुष्ट था। वर्तमान में वह केवल एक अर्ध देवता था, लेकिन द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। यह बहुत ही स्वर्ग विरोधी था। आखिरकार उसके और द्वैतवाद क्षेत्र के बीच साधना के पूरे 2 क्षेत्र थे। यांग ये ने अपने विचारों पर काबू पाया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर दूर जाकर गायब हो गया। अब उसे अपने जीवन काल की चिंता नहीं थी, इसलिए उसका अगला लक्ष्य इस स्थान को छोड़ना था।
उसका लक्ष्य स्वर्ग महाद्वीप के बादलों पर वापस लौटना था और फिर जीर और स्ट्रोई की तलाश में बड़ी दुनिया की ओर जाना था। यांग ये ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन वह खुले में नहीं गया। उसने खुद को छिपाने के लिए तलवार क्षेत्र का इस्तेमाल किया। उसकी साधना के क्षेत्र के साथ साथ तलवार क्षेत्र में भी सुधार हुआ। अब वह एक अर्ध देवता था, इसलिए तलवार क्षेत्र में भी स्वाभाविक रूप से सुधार हुआ था। अब जब तक कि कोई द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से उसकी खोज न करे, तब तक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकते थे। यांग ये कुछ देर तक भागता रहा, फिर अचानक रुक गया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, अपने आप को दिखाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये से कुछ ही दूरी पर एक महिला अचानक प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि लियान बांजुंग थी। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया, तुम उस दरवाजे की ओर जा रहे हो? यांग ये ने गंभीरता से कहा, तुम्हें कैसे पता चला? इस समय वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि लिटिल स्काई ने उसे उस दरवाजे के बारे में बताया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियान बांजुन को भी इसके बारे में पता होगा। उसने जवाब दिया, यहाँ कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, यह जगह बहुत बड़ी नहीं है। इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद यहाँ की हर चीज हमारी नज़र से बच नहीं सकती। वह दरवाज़ा वैसा ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से कोई भी वहां क्यों नहीं जाता, जबकि हमें पता है कि वह दरवाज़ा मौजूद है? यांग ये ने पूछा, कोई इसकी रखवाली कर रहा है? उसने अपना सिर हिलाया, आप केवल आंशिक रूप से सही हैं। यह कोई व्यक्ति नहीं है जो इसकी रखवाली कर रहा है, यह। उसने उसकी आंखों में देखा और आगे कहा, यह स्वर्गदाव की आंख है। स्वर्गदाव की आंख जो बड़ी दुनिया के बराबर है। स्वर्गदाव की आंख जो पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकती है। स्वर्ग की आंख दाव। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह स्वर्ग की आंख दाव द्वारा संरक्षित है जो पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिटिल स्काई ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकता था, तो वह मृत्यु से कैसे बच सकता था? लेकिन वह इस बात से भी हैरान था कि लिटिल स्काई इतने सालों पहले इस जगह को कैसे छोड़कर चला गया था। इस बीच लियान बांजुंग ने कहा, भले ही हमारी व्यक्तिगत ताकत यहाँ की जगह को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो यह हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हालांकि हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो स्वर्ग की आंख दाव प्रकट होगी। लेकिन हमारी ताकत स्वर्ग की आंख दाव का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकती है। यांग ये ने कहा, मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ। आप सभी को यहाँ क्यों कैद किया गया है? वह बहुत देर तक चुप रही और बोली, लालच। यांग ये बोलने ही वाली थी कि तभी लियान बांजुंग ने अपना सिर हिलाया, अगर तुम उस दरवाजे से बाहर निकलने का इरादा रखती हो तो तुम इसे भूल सकती हो। अब जब तुम्हें अपने जीवनकाल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ साधना कर सकती हो। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के आधार पर तुम्हें बलपूर्वक बाहर निकलने में बस कुछ ही साल लगेंगे। उस समय स्वर्ग की आंख भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। यांग ये ने पूछा, उस मुक्त व्यक्ति की तरह? उसने सिर हिलाया, इतने साल पहले स्वर्ग की आंख भी उससे डरती थी। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा उससे कम नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ साल दिए जाएं, तो तुम उसे भी पूरा कर सकती हो। फिर भी अब तुम स्वर्ग की आंख से निकलने वाले दबाव को भी सहन नहीं कर सकती। मेरे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसके पास करने के लिए बहुत से काम बाकी थे। यहाँ कुछ साल बर्बाद करना, वह ऐसा नहीं कर सकता था। लियान बांजुंग ने कहा, आप उस दरवाजे से आगे नहीं जा पाएंगे। यांग ये मुस्कुराया, अगर तुम कोशिश करो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। कोई बात नहीं, चेतावनी के लिए धन्यवाद। उनके बोलना समाप्त करने के बाद यांग ये आगे बढ़ गए। यांग ये कुछ देर तक चलता रहा और फिर अचानक रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि वह उसका पीछा कर रही थी। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा, तुम क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैं देखना चाहती हूँ कि आप इसे कैसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यांग ये ने एक पल के लिए सोचा और फिर वह आगे बढ़ गया। दरअसल उसके पास दरवाजे से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी जाकर देखने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी कई चीजें थीं जो असंभव लगती थीं, लेकिन एक बार जब कोई वास्तव में उन चीजों का सामना करने की कोशिश करता है, तो वह देखेगा कि समस्या को हल करने के लिए कई तरीके हैं। इस बीच लियान बांजुंग ने पूछा, आपने डोमेन को समझ लिया है? यांग ये ने सिर हिलाया। उसका यह इरादा छिपाने का नहीं था। लियान बांजुंग ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं सिर्फ 3 लोगों से मिला हूं जिन्होंने डोमेन को समझा है। तुम तीसरे हो। कहने की जरूरत नहीं है कि तुम सभी असाधारण प्रतिभाशाली हो। वाकई असाधारण प्रतिभाशाली। यांग ये मुस्कुराया, उनमें से एक मैं हूं, दूसरा अनफेटेड वन होना चाहिए। आखिरी वाला क्या है? लियान बांजुंग ने जब उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया।
वह बोलने ही वाली थी कि चारों ओर खून की गंध फैल गई। लियान बांझूंग और यांग ये के हाव भाव तुरंत बदल गए। एक पल बाद उनके दोनों शरीर अचानक गतिहीन हो गए। उसके बाद उनकी नसें इस तरह उभरने लगी मानो वे फटने वाली हों। लियान बांझूंग अचानक चौंक कर चिल्लाया, बकवास, यह उसका क्षेत्र है। यांग ये ने लियान बानजूंग की ओर देखा, कौन? लियान बांझूंग का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, जबकि उसके मुंह के कोनों पर कड़वाहट की एक झलक उभरी। क्या तुम्हें वह दूसरा व्यक्ति याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? उस अनफेटेड वन के अलावा बाहरी दुनिया से एक और व्यक्ति है जो इस जगह को छोड़ सकता है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वह यहाँ से नहीं गई है और वह यहाँ रह रही है। वह जिस जगह पर रहती है वह यहाँ निषिद्ध क्षेत्र बन गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। यांग ये ने लियान बांझूंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस रहस्यमयी ऊर्जा का विरोध करने के लिए अपनी तलवार की मंशा और वध की मंशा को पागलपन से प्रसारित किया। हालांकि उसने देखा कि उसके दोनों इरादे उसे सामान्य होने नहीं दे पा रहे थे। इस बीच लियान बांझूंग अचानक कड़वाहट से बोला, परेशान मत हो। तुमने मुझसे पूछा कि तीसरा व्यक्ति कौन था। वह व्यक्ति वह है जो अभी हम पर हमला कर रहा है। जैसे ही वह इतने साल पहले यहाँ आई, उसने तुरंत यहाँ के सबसे ताकतवर व्यक्ति को मार डाला और उस व्यक्ति का खून पी लिया। उस समय हमने उसके डोमेन की ताकत देखी। रक्त डोमेन। उसने रक्त डोमेन नामक एक डोमेन को पकड़ लिया है और वह खुद को रक्त युवती कहती है। रक्त युवती। यांग ये जो अपने आसपास की रहस्यमयी ऊर्जा का विरोध करने की कोशिश कर रही थी, अचानक स्तब्ध रह गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।